कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपको गणित की बुक समझ में आ रही होगी। आप अच्छे से सब चैप्टर्स का रिवीजन करना बच्चों, ताकि आप मैथ्स में अच्छे से होशियार हो पाओ। आज हम अध्याय 3 शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। तो हम सबसे पहले समझते हैं भूमिका 3.1। आप जानते हैं कि कागज समतल का एक प्रतिरूप होता है। जब आप कागज से पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं, ब्रैकेट में लिखा है अकेले बिंदुओं को छोड़कर आकृति के किसी भी भाग को बिना अनुरेखित किए, तो आप एक समतलीय वक्र प्राप्त करेंगे। ये आपने पहले भी पढ़ा है बच्चों। जैसे कि आप कुछ भी अगर अपने कॉपी में कुछ भी आकृति बनाते हैं अपने पेंसिल से, तो आप एक वक्र प्राप्त करते हैं, उसको हम वक्र बोलते हैं। आपने कोई भी आकृति कक्षाओं में अलग अलग प्रकार के देखे गए वक्रों को याद करने का प्रयास कीजिए। निम्न आकृतियों का सुमेलन कीजिए। ध्यान रखिए, एक आकृति का एक से अधिक आकृतियों से सुमेलन हो सकता है। सुमेलन मतलब इनको आपस में मिलाइए आप इन आकृतियों को। पहली आकृति देखिए बच्चों, ये एक टेढ़ी लाइन है और एक दूसरी टेढ़ी लाइन है। तो ये एक मतलब ये जाके रुक रही है ये, लेकिन ये कहीं पर आपस में ये दोनों लाइनें नहीं मिल रही। तो ये क्या है? ये एक खुला हुआ वक्र है, ये बंद नहीं है। इसका उत्तर क्या है बच्चों? आप खुद बता सकते हैं। ये एक सी पार्ट यानी कि सरल वक्र है जो बंद नहीं है। दूसरा देखिए, ये यहां से शुरू हुई, बीच में गोला बनाया और दूसरी तरफ चली गई। तो ये क्या है? ये एक बंद वक्र है जो सरल नहीं है। ये एक वक्र बंद तो हो गया, यहाँ पे बीच में ये बंद है, लेकिन ये सरल नहीं रहा, तो ये भी बंद वक्र, ये बी पार्ट इसका उत्तर है। तीसरा देखिए, तो ये पूरा जहां से शुरू किया, हम सर्कल गोला बनाते हैं, जहां से शुरू किया वहीं पे आके खत्म हो गया। तो ये क्या है? ए पार्ट, सरल बंद वक्र है। सरल भी है, बंद भी है और वक्र तो है क्योंकि ये एक आकृति है। चौथा देखिए हम अगर, तो ये क्या है? ये देखो, ऐसे एक लाइन दूसरी लाइन पे गई, फिर नीचे आई, फिर वापस उसी लाइन पे मिल गई। ये क्या है बच्चों? ये भी बी पार्ट है। ये बंद वक्र तो है लेकिन ये सरल नहीं है। तो इस टाइप से आप इसका अपने मित्रों से इस मिलान की तुलना कीजिए। क्या वे आपसे सहमत हैं? या आप इस तरीके से इसको मिला सकते हैं और एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सरल है, ये बंद है या नहीं है, खुला वक्र है, किस तरीके का ये वक्र है। अब हम आते हैं इस चैप्टर में सबसे पहली चीज को हम समझते हैं, जो है बहुभुज। 3.2 बहुभुज। तो केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहा जाता है। क्या मतलब हुआ बच्चों? रेखाखंडों से बना, जैसे ऊपर की आकृति में क्या है? गोल बना हुआ है, कहीं से आ रहा है कहीं पे जा रहा है। रेखाखंडों से क्या मतलब है कि आपने एक बिंदु लिया, उससे एक रेखा बनाई, वो बिंदु दूसरे बिंदु पे आके वो रेखा बंद हो गई, तो उसी बिंदु से आप नीचे ले गए, फिर आप साइड में ले गए, फिर आप वापस उसी बिंदु पे ले आए। तो ये रेखा खंडों से पूरा एक चित्र बन गया, एक आकृति बन गई। तो ये बंद भी हो गई क्योंकि जहां पे शुरू हुई वहीं पे आकर वापस से बंद हो गई। और ये एक सरल भी है। सरल मतलब जैसे आकृति 4 है इसमें, तो ये सरल नहीं है। ये ऐसे बीच में कैसे इसमें निशान आ गया, काट रही है एक दूसरे को, तो ये सरल नहीं है। तो इसलिए रेखाखंडों से बना सरल और बंद जो वक्र होता है उसे हम बहुभुज कहते हैं। नीचे की आकृति देखिए बच्चों, वक्र जो बहुभुज है। जैसे देखिए, ये एक त्रिभुज बनाया है लेकिन नीचे की इसमें लाइन ऐसे है, तो ये एक बहुभुज है क्योंकि ये सरल भी है, रेखाखंडों से भी बना है और बंद भी है। इसके साथ वाला भी देखिए, ये भी बंद है, उसके साथ वाला, ये तीनों जो शुरू की रेखाएं हैं, रेखाखंडों से बने जो सरल वक्र हैं, ये सब बहुभुज हैं। ये सभी वक्र बहुभुज हैं। लेकिन उसके साथ में जो 3 और बने हैं, ये देखिए, ये पहला वाला तो देखिए ये तो बंद ही नहीं है। मतलब बहुभुज जो है वो ये उसके अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए। पहली, वो रेखाखंडों से बना होना चाहिए, वो सरल होना चाहिए और वो बंद होना चाहिए। तो देखिए, पहली चीज, पहले वाले में तो ये बंद नहीं है, दूसरे वाली में ये सरल नहीं है और तीसरा वाला भी ये बंद नहीं है। तो इसलिए ये तीनों जो है वक्र हैं वो बहुभुज नहीं है। आप ऐसी तरह से कुछ और अन्य बहुभुजों के उदाहरण देने का प्रयत्न कीजिए और कुछ ऐसे उदाहरण भी दीजिए जो बहुभुज ना हो। एक बहुभुज की एक कच्ची आकृति खींचिए और उसकी भुजाओं और शीर्षों की पहचान कीजिए। ठीक है बच्चों, जैसे ये पहली आकृति है तो इसकी भुजाएं क्या होती हैं? तो आपको पता है त्रिभुज है तो ये त्रिभुज की जो लाइंस हैं ये उसकी भुजाएं हैं। शीर्ष क्या होते हैं? जहां से त्रिभुज शुरू हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है
तो ये इसके शीर्ष होते हैं। इस तरीके से आप अपनी तरफ से और भी आकृतियां बनाइए और उसमें से बताइए कि कौन से बहुभुज हैं और कौन से बहुभुज नहीं हैं। अब हम नेक्स्ट पृष्ठ पर आते हैं बच्चों। 3.2 बहुभुजों का वर्गीकरण। हम बहुभुजों का वर्गीकरण उनकी भुजाओं या शीर्षों के अनुसार करते हैं। जैसे भुजाओं, ये सारणी एक बनाई हुई है बच्चों, इसको देखिए। भुजाओं या शीर्षों की संख्या, वर्गीकरण और आकृति नमूना। जिसकी 3 भुजाएं हैं उसको हम त्रिभुज बोलेंगे और उसकी आकृति ऐसी होगी, 3 भुजाएं त्रिभुज। जिसकी 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज और ये उसकी आकृति होगी। 5 भुजाएं तो पंचभुज, 5 भुजाएं वाली आकृति। 6 भुजाएं षटभुज, ये ऐसी आकृति। 7 भुजाएं सप्तभुज, 8 भुजाएं अष्टभुज, 9 भुजाएं नवभुज, 10 भुजाएं 10 भुज और ऐसी 10 भुज वाली आकृति। इसी तरीके से हमारे पास n भुजाएं हो सकती हैं तो हम उसे n भुज बोलेंगे। ठीक है बच्चों, मतलब कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं उसी हिसाब से उसका नाम रहेगा, वो बहुभुज ही कहलाएगा। लेकिन जितनी उसकी भुजाएं बढ़ती जाएंगी उसी प्रकार उसका नाम बदलता जाएगा, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, इस प्रकार बच्चों। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं 3.2.2 विकर्ण। अब विकर्ण क्या होता है बच्चों? किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों, आसन्न शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। आसन्न का क्या मतलब है बच्चों? आसन्न मतलब साथ वाले शीर्षों नहीं, जैसे आमने सामने वाले जो शीर्ष होते हैं। तो किसी बहुभुज का विकर्ण किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। जैसे आप इसमें आकृति 3.1 जो बनी हुई है उसमें आप ऊपर दी गई आकृतियों में प्रत्येक विकर्ण का नाम लिख सकते हैं? बताइए, आकृति 3.1 में क्या PQ एक विकर्ण है या LN के विषय में आप क्या कहेंगे? तो देखिए बच्चों, आकृति जो पहली वाली आकृति दी गई है इसमें PQRS, ये एक बहुभुज है। आपको दिख रहा है कि ये एक बहुभुज है। तो इसमें आप बताइए कि कौन कौन से विकर्ण हैं। तो देखिए, ये PR और QS एक विकर्ण है। देखो ये दोनों, अगर हम एक P और R के बीच में एक लाइन खींच दें और S और Q के बीच में एक लाइन खींच दें तो PR और QS एक विकर्ण बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, एक बीच में ऐसे लाइन खींच दी हमने डॉट डॉट करके, तो ये दोनों, ये जो लाइन है हमने बीच में खींची है, ये विकर्ण है। ठीक है, ऐसे ही आकृति जो दूसरी आकृति बनी है उसमें देखिए, आकृति 2 में विकर्ण कौन कौन से हैं? AC, AD, BD, BE और CE ये विकर्ण है। और आकृति 3 में देखें तो KM और LN विकर्ण है। अब इसमें हमें पूछा है कि क्या PQ एक विकर्ण है? बताइए बच्चों, PQ नहीं, PQ विकर्ण नहीं है, क्योंकि ये तो आसन्न शीर्ष में आ जाएगा। हमें ऐसे डायगोनली हमें करना है। PQ जो है वो विकर्ण नहीं है। और क्या LN विकर्ण है? यस, हाँ, LN जो है वो विकर्ण है। अब हम अगले पृष्ठ पे आते हैं बच्चों। देखो, एक बंद वक्र में अभ्यंतर और बहिर्भाग का क्या अर्थ होता है, ये आप पहले से ही जानते हैं। आकृति 3.2 में देखिए बच्चों, ये तो आपको पिछली कक्षाओं में भी पता है बच्चों। अभ्यंतर का मतलब, जैसे ये एक आकृति बनी हुई है तो इसके अंदर का हिस्सा जो है वो अभ्यंतर कहलाता है। और ये जो दूसरी आकृति है इसका बहिर्भाग, यानी ये जो इसी आकृति को इन्होंने जो दूसरी तरफ बनाई है उसका जो बाहर का हिस्सा है वो उसका बहिर्भाग कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अभ्यंतर की एक परिसीमा होती है, मतलब ये जो हमने जो आकृति बनाई इसके अंदर, ये इसकी सीमा है, इसके अंदर का जो हिस्सा है यही इसकी सीमा है जो हमने ड्रॉ किया है। तो ये अभ्यंतर की एक परिसीमा होती है। क्या बहिर्भाग की परिसीमा होती है? नहीं बच्चों, बाहर से तो जितना मर्जी उसको आप बढ़ा सकते हो, बहिर्भाग की कोई भी परिसीमा नहीं होती। अपने दोस्तों के साथ विचार कीजिए। अब हम आते हैं बहुभुजों के प्रकार के ऊपर, कि बहुभुज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो 3.2.3 सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिकली जो ये हैं 4 प्रकार के होते हैं। उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, जो हम इस वाले पेज पे पढ़ेंगे, सम बहुभुज और विषम बहुभुज। तो पहले हम पढ़ते हैं उत्तल और अवतल बहुभुज। यहाँ पर कुछ उत्तल बहुभुज और कुछ अवतल बहुभुज दिखाए गए हैं। आकृति 3.3 में देखिए बच्चों, क्या आप बता सकते हैं इस प्रकार के बहुभुज एक दूसरे से भिन्न क्यों हैं? ये जो बहुभुज उत्तल होते हैं उनके विकर्णों का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता।
क्या यह अवतल बहुभुजों के लिए भी सत्य होता है? दी गई आकृतियों को ध्यानपूर्वक देखिए। तदुपरांत अपने शब्दों में उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज को समझने का प्रयत्न कीजिए। प्रत्येक प्रकार की 2 आकृतियां खींचिए। इस कक्षा में हम केवल उत्तल बहुभुजों के विषय में ही अध्ययन करेंगे। इस कक्षा में हम सिर्फ अवतल बहुभुज है उनके विषय में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ उत्तल बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली उत्तल बहुभुज होते क्या हैं बच्चों? उत्तल बहुभुज वो होते हैं जिसमें सभी कोण 180 डिग्री से कम होते हैं। जैसे आप आकृति 3.3 के जो बाएं पक्ष में जो आकृतियां बनी है, आप उसमें देखिए, इसमें जितने भी कोण हैं सभी कोण 180 डिग्री से कम है, कोई भी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं है। तो ये सारे उत्तल बहुभुज हैं। और अवतल बहुभुज क्या होते हैं? जिसमें कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा होता है। इसमें देखिए जो अवतल है, इसमें जो एक कोण जा रहा है, एक ना एक कोण इसमें 180 डिग्री से ज्यादा ही होगा, तो इसलिए ये उत्तल और अवतल होते हैं। अब हम आते हैं 3.2.4 में सम तथा विषम बहुभुज। एक सम बहुभुज समभुज और समान कोणिक होता है। जैसे एक वर्ग में भुजाएं एवं कोण बराबर माप के होते हैं, इसलिए यह एक सम बहुभुज है। एक आयत समकोणिक तो होता है परंतु समभुज नहीं होता। क्या यह एक आयत एक सम बहुभुज है? क्या एक समबाहु त्रिभुज एक सम बहुभुज है? क्यों? हम समझते हैं बच्चों कि समभुज और विषम बहुभुज क्या होते हैं। जिसमें सब कोण भुजाएं बराबर हों, जैसे कि वर्ग, तो उसे हम क्या बोलते हैं? समबाहुभुज। समबाहुभुजम भी बोलते हैं हम उसे। जिसमें सारे कोण सारी भुजाएं बराबर हों, जैसे कि वर्ग। जैसे आप आकृति में देखिए, पहली आकृति जो दूसरी आकृति बनाई है ये वर्ग है। ये जो इन्होंने निशान बना रखे हैं सारी लाइनों के बीच में एक लाइन बना रखी है, इसका मतलब है कि सारी भुजाएं बराबर हैं, सारे कोण बराबर हैं। ये देखो त्रिभुज बनाया हुआ है इन्होंने, इसकी कितनी 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, इसकी 6 भुजाएं हैं, तो इसकी सारी इन चारों भुजाएं बराबर हैं। और चारों जितने भी इनमें कोण हैं, जैसे त्रिभुज में 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, तो ये सबके जितने भी कोण हैं जितनी भी भुजाएं हैं वो सब बराबर हैं, तो उसको हम बोलते हैं समबहुभुज। और विषम बहुभुज, आप इसके साथ वाले देखिए, इसमें क्या होता है? ना ही भुजाएं बराबर होंगी और ना ही इसमें कोण बराबर होते हैं। तो विषम बहुभुज वही होते हैं, ना भुजाएं बराबर और ना ही कोण बराबर। ये देखिए पहली आकृति देखिए, विषम बहुभुज के नीचे जो के ऊपर जो आकृतियां बनी है, तो इसमें देखिए एक पहली वाली जो आकृति है, पहली लाइन कहाँ है, दूसरी उससे भी लंबी, तीसरी उससे भी लंबी। तो लेकिन जो साथ वाली बनी है उसमें आमने सामने वाली बराबर है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सारी भुजाएं बराबर हैं या सारे कोण बराबर हैं। तो इसमें ना ही भुजाएं बराबर होती हैं और ना ही कोण बराबर होते हैं। कुछ बराबर हो भी सकती हैं, जैसे आमने सामने वाली बराबर हो गई, जैसे आयत होता है, जैसे दूसरी आकृति आयत की बनी हुई है, तो इसमें आमने सामने वाली बराबर है, लेकिन सारी तो बराबर नहीं है, तो वो होता है विषम बहुभुज। अब हम नेक्स्ट पृष्ठ पर आते हैं बच्चों, अगले पेज पर। देखिए संकेत, ये जो इन्होंने संकेत का निशान बनाया, ऐसे लाइन और उसके बीच में ये 2 लाइनें, या ऐसे लाइन और उसके बीच में 1 लाइन, इसका क्या मतलब होता है बच्चों? इसका उपयोग बराबर लंबाई वाले रेखाखंडों को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है कि जो ये वाली भुजा है वो इस वाली भुजा के बराबर है। इसका मतलब हम ये वाला चिन्ह बना देते हैं लाइन के ऊपर कि ये दोनों बराबर हैं। पिछली कक्षाओं में क्या आपने किसी ऐसे चतुर्भुज के विषय में पढ़ा है जो समभुज तो होता है परंतु समकोणिक ना हो? आपको पता है बच्चों, पिछली कक्षाओं में भी आपने जरूर पढ़ा होगा। पूर्व कक्षाओं में देखे गए चतुर्भुजों की आकृतियों का ध्यान कीजिए। जैसे आपने आयत के बारे में पढ़ा है, आपने वर्ग के बारे में पढ़ा है, समचतुर्भुज के बारे में पढ़ा है। क्या कोई ऐसा चतुर्भुज होता है जो समभुज तो होता है परंतु समकोणिक नहीं होता? इस तरह के बहुत होते हैं। अभी आप इसी अध्याय में आगे और भी पढ़ेंगे बच्चों। अब हम अगले पे आते हैं, वो है 3.2.5 कोण योग गुणधर्म। क्या आपको एक त्रिभुज के कोण योग वाला गुणधर्म ध्यान है बच्चों? आपको याद है बच्चों त्रिभुज का कोण गुणधर्म क्या होता था?
एक त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है। याद आया बच्चों? यही होता है कोण योग गुणधर्म कि अगर एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं हैं तो उसकी तीनों कोणों की जो मापों का योग है वो क्या होगा, मतलब उसके जो 3 कोण होंगे, अगर आपको 2 कोण दिए हो, एक कोण निकालना है तो उसके जो तीनों कोणों को अगर आप प्लस करें तो वो 180 डिग्री ही होगा। आपने इस तथ्य को समझने के लिए जिस विधि का उपयोग किया था उसे याद कीजिए। अब हम इन अवधारणाओं का एक चतुर्भुज के लिए प्रयोग करेंगे। जैसे आपने पिछली कक्षाओं में त्रिभुज के बारे में पढ़ा था, अब हम चतुर्भुज के बारे में, उसकी विशिष्ट प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे इस अध्याय में। ठीक है बच्चों? तो वैसे ही आपको अब अगर हम चतुर्भुज की बात करें तो उसमें कोण योग गुणधर्म क्या होता है बच्चों? अगर आपके पास एक चतुर्भुज, जैसे आपने त्रिभुज का देखा, उसकी कोणों की माप होता है 180 डिग्री। तो अब चतुर्भुज में क्या होगा, उसमें सभी कोणों के जो माप होंगे उनका योग होगा 360 डिग्री। जैसे एक चतुर्भुज है और अगर मैं उसको नाम दे दूं ABCD, उसमें 4 कोण हैं, तो कोण A, कोण B, कोण C और कोण D का जो योगफल होगा वो क्या होगा, 360 डिग्री। ठीक है बच्चों? अब हम ये करते हैं, इन्हें कीजिए। 1 नंबर, कोई एक चतुर्भुज माना ABCD लीजिए। जैसे आकृति 3.4 में देखिए बच्चों, एक विकर्ण खींचकर इसे 2 त्रिभुजों में बांटिए। ये देखिए एक आकृति है ABCD, हमने इसके बीच में एक विकर्ण खींच दिया, ये जो AC लाइन बनाई है। आपको 6 कोण मिल गए आपको, 1 2 3 4 5 6। त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म का उपयोग कीजिए और तर्क दीजिए कि किस प्रकार कोण A, कोण B, कोण C और कोण D की योगों का मापों का जो योगफल है 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री हो जाता है। ये आपको करके बताना है बच्चों कि त्रिभुज के कोण योग वाले गुणधर्म के बारे में आपको तर्क देना है। तो देखो बच्चों, हम मानते हैं कि ABCD एक त्रिभुज है जिसमें AC विकर्ण है, तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, एंगल A है। एंगल 1 प्लस एंगल 4 एंगल A है, और एंगल 2 और एंगल 5 क्या है, एंगल C। एंगल 2 प्लस एंगल 5 बराबर एंगल C। तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 1 होता है। तो अगर हम त्रिभुज ABC में देखें तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल B 180 डिग्री हुआ। ऐसे ही हम अगर त्रिभुज ACD में देखें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल D 180 डिग्री हुआ। और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, यानी एंगल 4 एंगल 5 प्लस एंगल B प्लस एंगल 1 एंगल 2 कोण 2 प्लस कोण D, तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री यानी कि 360 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों? तो यानी अगर हम 2 त्रिभुज को आपस में जोड़ दें तो वो एक चतुर्भुज बन गया और उनकी कोणों की मापों का योग क्या आया बच्चों, 360 डिग्री। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। किसी चतुर्भुज ABCD की गत्ते वाली 4 सर्वांगसम प्रतिलिपियां लीजिए जिनके कोण दिखाए गए हैं आकृति 3.5 में। इन प्रतिलिपियों को इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए जिससे कोण A, कोण 2, कोण 3, कोण 4 एक ही बिंदु पर मिलें, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। अब आप देखिए, ऐसा करने के लिए आप सही किनारों का मिलान कर उसे बदल सकते हैं जिससे वे ठीक ढंग से लग जाएं। तो आप इसमें क्या करेंगे, देखिए लिखा है टिप्पणी में, आप कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4 के योगफल के बारे में क्या कह सकते हैं। टिप्पणी में लिखा है कि हम कोणों को कोण 1, कोण 2, कोण 3 इत्यादि से उनकी मापों का M एंगल 1, M कोण 2, M कोण 3 इत्यादि से दिखलाते हैं। तो एक चतुर्भुज के चारों कोणों की मापों का योगफल क्या होता है बच्चों, 360 डिग्री। आप इस परिणाम पर कई अन्य तरीकों से भी पहुंच सकते हैं। ये हमने कैसे किया बच्चों, जैसे कि आप कैसे कर सकते हैं, इसका हल कैसे करेंगे कि किसी भी चतुर्भुज ABCD में एंगल जो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर क्या होगा, 360 डिग्री। यानी क्योंकि M कोण 1 प्लस M कोण 2 प्लस M कोण 3 प्लस M कोण 4 बराबर होगा 360 डिग्री के। अब हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं। चतुर्भुज ABCD पर पुनः विचार कीजिए जो 3.6 आकृति में दिखाया है। माना इसके अभ्यंतर में कोई बिंदु P है, स्थित है। P को शीर्षों ABCD से जोड़िए।
ये देखिए जो P है इसको A, B, C और D से हमने जोड़ दिया। आकृति में त्रिभुज PAB को देखिए, हम देखते हैं कि x बराबर 180 माइनस m कोण 2 माइनस m कोण 3। इसी प्रकार त्रिभुज PBC में देखिए तो y क्या है 180, y देखिए बच्चों y कहाँ है, y क्या होगा 180 माइनस एंगल 4 माइनस m कोण 5। ऐसे ही हम त्रिभुज PCD में देखें तो z बराबर 180 डिग्री माइनस m कोण 6 माइनस m कोण 7। और ऐसे ही हम अगर तो इस तरीके से त्रिभुज PDA में देखें तो W बराबर 180 डिग्री माइनस m कोण 8 माइनस m कोण 1। इसका उपयोग करके कुल माप जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, m कोण 1 प्लस m कोण 2 प्लस m कोण 3 प्लस m कोण 4 से लेकर m कोण 8 प्राप्त कीजिए। क्या यह आपको परिणाम तक पहुंचाने में सहायता करता है? ध्यान दीजिए कि कोण x प्लस y प्लस कोण z प्लस कोण z क्या है 360 डिग्री। कैसे करेंगे बच्चों हम बताइए। तो देखो x क्या है हमारा, क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, ये जो है ये चार त्रिभुज बन गए हैं इसके अंदर बच्चों। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है बच्चों, देखो जैसे आप पहला वाला त्रिभुज लो, इसमें ये वाला PAB लो, अगर आप PAB तो ये एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो x क्या होगा, यानी 180 डिग्री माइनस कोण 2 माइनस कोण 3। ऐसे ही आप y लो तो y क्या होगा, y बराबर 180 डिग्री माइनस कोण 4 माइनस कोण 5। ऐसे ही z क्या होगा 180 डिग्री माइनस कोण 6 माइनस कोण 7। और w क्या होगा 180 डिग्री माइनस कोण 8 माइनस कोण 1। तो अब हमें क्या निकालना है बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो हम इन चारों को प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा 720 माइनस ब्रैकेट में हम लिख देंगे कोण 1 कोण 2 कोण 3 प्लस प्लस कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8। तो परंतु हमारा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू क्या है 360 डिग्री। तो हम x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की जगह 360 डिग्री लिख देंगे, बराबर में वही 720 माइनस सारे कोण। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यानी एंगल, अब हम इनकी जगह अगर हम एंगल लिख दें, एंगल कोण A प्लस कोण B, तो इसको हम इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं तो आ जाएगा 360 डिग्री। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D क्या आया 360 डिग्री। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और हम चौथा प्रश्न करते हैं, ये सभी चतुर्भुज उत्तल चतुर्भुज थे, यदि चतुर्भुज उत्तल नहीं होते तो क्या होता। चतुर्भुज ABCD पर विचार कीजिए, इसे दो त्रिभुजों में बांटिए और अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। आकृति 3.7 में देखिए बच्चों, अब चतुर्भुज ABCD में BD हमने एक विकर्ण खींच लिया, ठीक है बच्चों, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। कोणों को चिन्हित कर नाम दिया हमने। त्रिभुज के तीनों कोणों के योग गुणधर्म का प्रयोग करके अब हम फिर से वही जैसा हमने ऊपर वाले में किया था बच्चों, जो पहला वाला था उसमें भी हम वैसे ही करेंगे, m कोण 1 प्लस m कोण 2 उसी तरीके से। तो दोनों को हम जमा कर देंगे तो वही आ जाएगा 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, यानी अंतः कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। अब हम प्रश्नावली 3.4 पर आते हैं। देखिए बच्चों, अगले पेज पर प्रश्नावली दी गई है। यहाँ पर पहला प्रश्न करेंगे हम। यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। देखिए बच्चों, ये कुछ आकृतियां उन्होंने हमें बनाकर दी हैं, आकृति 1, आकृति 2। तो इसमें हमें प्रत्येक का वर्गीकरण करना है और उनका बताना है कि इसमें से कौन सी आकृति साधारण वक्र है, कौन सी साधारण बंद वक्र है, कौन सी बहुभुज है, कौन सी उत्तल बहुभुज है और कौन सी अवतल बहुभुज है। ये तो आप बता सकते हैं बच्चों, आपको सभी मैंने अभी समझाया है। मैं आपको बताती हूँ कुछ। देखो, जैसे साधारण वक्र, तो इसमें से साधारण वक्र तो सभी हैं। देखिए, 1 भी साधारण वक्र है, 2, 5, 6, 7 और 8, ये सब साधारण वक्र हैं। बंद वक्र
बहुभुज कौन से हैं बच्चों, बताइए इसमें से कौन कौन से बहुभुज हैं। बहुभुज के बारे में आपने पढ़ा, तो बहुभुज इसमें से पहला और दूसरा जो है वो बहुभुज है, बाकी बहुभुज नहीं है। देखो क्यों बहुभुज नहीं है ये आप खुद बता सकते हैं बच्चों। उत्तल बहुभुज कौन सा है बच्चों, दूसरा, तो दूसरा है वो उत्तल बहुभुज है। और अवतल बहुभुज कौन सा है, पहला और चौथा जो है वो अवतल बहुभुज है। निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। एक उत्तल बहुभुज में कितने विकर्ण होते हैं बच्चों, दो विकर्ण होते हैं। और एक समषड्भुज मतलब जो जिसकी 6 भुजाएं होती हैं उसमें कितने विकर्ण होंगे, आप इसको ड्रॉ करके देखिए 6 भुजाओं वालों को, तो उसमें 9 विकर्ण आएंगे। और एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं बच्चों, त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता। उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या होता है। यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा। एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो और प्रयत्न कीजिए। तो उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योग 360 डिग्री होता है। हाँ, यदि चतुर्भुज उत्तल नहीं भी होगा तब भी वह गुण लागू होगा। अब देखो बच्चों, हम प्रश्न 4 पे आते हैं। इसमें क्या दिया है हमें, तालिका की जांच कीजिए। प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें जैसे त्रिभुज दिया है तो हमें पता है कि कोणों का योगफल क्या होता है उसका, 180 डिग्री। देखो ये आकृति दी है, भुजा 3 और कोणों का योगफल 180। तो हमने दूसरी आकृति में हमें ये आकृति दी है, हमने इसके 2 त्रिभुज बना दिए। ये 2 त्रिभुज बने हुए हैं बच्चों। तो कितनी भुजाएं हो गई, 4। तो 2 गुणा 180 ये कैसे आया बच्चों, यानी n-2 जितनी भुजाएं हैं, n मतलब भुजाएं, जितनी भुजाएं हैं, भुजाएं -2 गुणा 180। ये इसका एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए बच्चों। अगर हमें त्रिभुज, जैसे एक बहुभुज के अंदर 2 त्रिभुज बन रहे हैं तो उसके अंदर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसका कोणों का योगफल निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, कि मतलब टोटल जो उसमें कोण है उसका योगफल कितना है, सारे कोण मिलाकर टोटल उनका योगफल कितना है। ठीक है बच्चों। अब ये तो इसमें 5 भुजाएं हैं तो 5 - 2 गुणा 180। ऐसे ही अब आपको ये करने हैं कि एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में क्या कह सकते हैं, जिसकी भुजाओं की संख्या ये है 7 है, तो n-2 यानी 7 - 2 गुणा 180 यानी 5 गुणा 180। इसका उत्तर आ जाएगा 900। इस तरीके से इसमें n दिया हुआ है 8 यानी 8 - 2। इस तरीके से आप सारे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, n, और यदि भुजाएं n हैं तो उस बहुभुज में बने त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, n-2। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यानी n-2 गुणा 180। इसी से हमने ये फॉर्मूला ज्ञात किया। समबाहुभुज क्या है बच्चों, ये तो आपको बताया मैंने। समबाहुभुज, एक बहुभुज को समबाहुभुज कहते हैं यदि उसके सभी अंतः कोण बराबर हो और उसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ठीक है बच्चों, जिसकी 3 भुजाएं होंगी वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, जिसकी 4 होंगी वह वर्ग, जिसकी 6 होंगी वह समषड्भुज कहलाता है। ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न देखेंगे बच्चों। प्रश्न 6, निम्नलिखित आकृतियों में x कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें पता है कि चारों कोणों का माप क्या होता है, 360 डिग्री, यानी x प्लस 120 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर 360 डिग्री। यानी इन सबको जमा कर देंगे, x प्लस 300 डिग्री बराबर 360। तो x का माप क्या आ जाएगा बच्चों, x कोण का माप आ जाएगा x बराबर 360 डिग्री माइनस 300 यानी कि 60 डिग्री। ऐसे ही हम सारे प्रश्न करेंगे। प्रश्न बी में क्या करेंगे, हमें वही x जमा 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस, अब ये हमें नहीं दिया हुआ तो ये क्या है, ये क्या है, 90 डिग्री। हमें पता चल रहा है ये पूरा 180 डिग्री है, यानी अंदर वाला जो कोण है वो क्या है, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, बाहर वाला 90 है तो अंदर वाला भी 90 होगा, क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, तो अंदर वाला भी 90 है, इनको प्लस करेंगे, 360 से माइनस कर देंगे तो हमारा x का माप आ जाएगा। अब सी प्रश्न पे आते हैं बच्चों, अगले पृष्ठ पे आते हैं। सी प्रश्न, प्रश्न 3 देखिए बच्चों। इसके अंदर देखिए थोड़ी सी आपको आकृति देख के घबराहट हो जाएगी कि ये कितना मुश्किल आकृति बनाई हुई है, बट ये बहुत ही आसान है बच्चों। देखिए जहाँ पे एंगल 60 डिग्री लिखा हुआ है उसके अंदर वाला जो कोण अगर हम देखें तो ये हमें नहीं दिया हुआ। अंदर वाला कोण क्या होगा बच्चों, या जो इसके अंदर वाला कोण अगर हमें निकालना है तो वो क्या होगा, ये रैखिक युग्म है, एक लाइन के ऊपर आ रहा है, ये रैखिक युग्म है तो ये पूरा 180 डिग्री होगा। तो यानी 180 माइनस 60 यानी कि ये 120 डिग्री है। अंदर वाला जो एंगल आ गया ये हमारे पास 120 डिग्री आ गया।
और जो दूसरा वाला है ये 70 डिग्री है, यानी ये भी एक रैखिक युग्म है। तो अंदर वाला क्या आ जाएगा 160 माइनस 70, तो ये अंदर वाला आ गया 110 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास सारे आ गए। ये दोनों बीच वाले क्या है x, यानी x प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x प्लस 30 डिग्री बराबर, और इसके जो टोटल कोणों का माप है वो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक n-2 गुणा 180 जो आपने अभी ऊपर प्रश्न 4 में किया बच्चों, उसमें भी आपने यही किया था ना। तो इसमें हमें क्या बताया गया है, ये कौन सा भुज है, ये वाला जो है ये एक, इसकी 5 भुजाएं हैं। तो हम इसका कैसे निकालेंगे कोणों का मापफल, पहले हम कोणों का योग निकालेंगे, n-2 गुणा 180, तो क्या आ जाएगा 3 गुणा 180 यानी कि 540। तो हम इसको इसके बराबर रख देंगे, मतलब x जमा 120 डिग्री जमा 110 डिग्री जमा 30 डिग्री जमा x, 2 बार x आ जाएगा, मतलब बराबर 540। तो ये आ जाएगा 2x जमा 260 डिग्री बराबर 540। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x हमारा आ जाएगा 140, यानी ये दोनों अंदर जो x हैं ये 140 और 140 हैं। ठीक है बच्चों, सेम ऐसे ही प्रश्न डी करेंगे। इसमें हमें बताया गया है कि 5 भुजाएं हैं, यानी n क्या है 5, तो वैसे ही n-2 गुणा 180 करेंगे कोणों का वो, और सब, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं जो है वो बराबर हैं, यानी x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 5 बार x लिखेंगे बराबर 540, तो 540 बटा 5, तो वो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने ये चारों पार्ट करे। अब अगला देखते हैं, a हमें दिया है x जमा y जमा z हमें निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो माप होता है आपको पता है बच्चों 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, यानी हमें 3 दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, एक 30 दिया हुआ है और एक 90 दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है हमें y, और तो ये अंदर का कितना होगा m को, इसको अगर कोण 1 ले लें तो एक में ये निकाल सकते हैं बच्चों। 180 में से हम 30 और 90 को माइनस कर देंगे। अगर हम इसको अंदर वाले को एंगल 1 ले लें तो हम 90 और 30 को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, 120 180 में से 160, तो 60 डिग्री हमारा ये अंदर वाला कोण आ गया। ठीक है, अब x कैसे निकालेंगे, x जमा 90, हम ये रैखिक युग्म है, x जमा 90 बराबर क्या होता है बच्चों 180 डिग्री, तो इससे हमारा x आ जाएगा 90। y निकालना है तो y प्लस 60, ये आ जाएगा हमारा 120 y, और हमें z निकालना है तो यानी 180 माइनस 30, तो वो हो जाएगा 150। और अगर हम तीनों को जोड़ें, x और y और z को अगर हम जोड़ें तो 90 प्लस 120 प्लस 150, तो वो हमारा होता है 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, इस तरीके से करेंगे। अभी अगला देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ज्ञात करना है। इसमें भी आप अपने बड़ी आसानी से कर सकते हैं बच्चों, ये भी वैसे ही करेंगे। देखो इसमें x प्लस 120 बराबर 180 होता है, रैखिक युग्म। ठीक है, तो इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, y की निकालने के लिए y जमा 80 180 होता है रैखिक युग्म, तो 180 में से 80 तो y हमारा 100 आ गया। ऐसे ही z प्लस 60 180 होता है, तो वो हमारा 120 आ जाएगा। अब हमें पता है जो हमारा एंगल 1 प्लस डब्ल्यू वो क्या है बच्चों, वो भी 160 100, अगर मतलब अंदर डब्ल्यू के साथ जो एंगल है हम उसको एंगल 1 ले लें तो वो भी 180 डिग्री है। तो क्या आ जाएगा, वो एंगल 1 हमारा क्या है, वो 180 माइनस 100, तो 80 डिग्री आ जाएगा। तो और हम चारों को प्लस करें अगर x और y z और w को, तो वो 360 डिग्री आता है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। 3.3 एक बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग। कई अवसरों पर बाह्य कोणों की जानकारी अंतः कोणों एवं भुजाओं की प्रकृति पर प्रकाश डालती है। अभी तक हमने पढ़ा बच्चों कि जो अंतः कोण होते चतुर्भुज के, उनकी कोणों का माप का योग क्या होता है, 360 डिग्री। तो अब हम ये जानेंगे कि जो बाह्य कोणों की माप का योग क्या होता है, वह भी 360 डिग्री ही होता है। वह भी आपको याद रखना है हमेशा कि अंतः कोणों का योग भी 360 डिग्री और बाह्य कोणों की माप का योग भी 360 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, इन्हें कीजिए। एक चौक के टुकड़े से फर्श पर एक बहुभुज बनाइए। देखिए जैसे आकृति 3.5 में बनी हुई है, इसमें एक बहुभुज ABCDE दिखाया गया है। आकृति 3.8 में हम सभी कोणों के मापों का योग जानना चाहते हैं, अर्थात
देखिए बच्चों, जो बाहर वाले एंगल हैं, यानी m कोण 1 प्लस m कोण 2 प्लस m कोण 3 प्लस m कोण 4 प्लस m कोण 5, ये हमें जानना है। a से आरंभ कीजिए। अब आप a से आरंभ करना शुरू कीजिए और AB लाइन के, इसके ऊपर AB रेखा बनाई हुई है, AB रेखा के अनुदिश चलिए। B पर पहुंचने के उपरांत आपको कोण M एंगल 1 पर घूमने की आवश्यकता है, जिससे आप BC लाइन के अनुदेश पर चल सकें। C पर पहुंचने के उपरांत CD लाइन के अनुदेश चलने के लिए आपको M एंगल 2 पर घूमने की आवश्यकता है। आप इसी तरीके से चलना जारी रखें जब तक आप A पर नहीं पहुंच जाते। वास्तव में इस तरह से आपने एक पूरा चक्कर घूम लिया, इसलिए हम बोल सकते हैं कि m कोण 1 प्लस m कोण 2 प्लस m कोण 3 प्लस m कोण 4 प्लस m कोण 5 बराबर है 360 डिग्री के। एक बहुभुज की चाहे कितनी भी भुजाएं हों, उन सबके लिए यह सही है। अतः किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग भी 360 डिग्री ही होता है। ठीक है बच्चों, चाहे वह त्रिभुज हो, बहुभुज कोई भी प्रकार का हो, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, कुछ भी हो, तो उसके बाह्य कोणों की, जैसे आप इस आकृति में देखिए, ये एक पंचभुज था, लेकिन इन्होंने इसी की जो रेखाएं हैं उनको आगे आगे तक बढ़ा दिया और ये एक कोण बन गए, बाहर की तरफ भी कोण बन गए। तो इन बाहर की जो कोणों हैं उनको भी जो माप होगा, अगर हम उन सबको कोणों को ज्ञात करें, उनका माप क्या होगा बच्चों? 360 डिग्री। इसमें हमारे पास दो तरह के प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि बाहर के कोण आपको दे रखे हैं। सपोज आपको दे रखा है कि बाहर के कोण 45 डिग्री के हैं और आपसे पूछा गया है कि उसकी भुजाएं बताओ। ठीक है बच्चों, तो हम 360 को 45 से भाग कर देंगे। अगर आपको दिया गया है कि बाहर उसकी भुजाएं जो हैं वो सपोज 9 भुजाएं हैं और उसके कोण कितने होंगे, सारे कोण कितने डिग्री के होंगे, तो तब हम भुजाओं को 360 से भाग कर देंगे। इस प्रकार दो प्रकार से इसमें प्रश्न आ सकता है। देखते हैं, अब हम उदाहरण 1 करते हैं बच्चों। आकृति 3.9 में माप x ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, बाहर वाले कोणों पर ध्यान दीजिए, यानी x, दूसरा कोण है 90, तीसरा 110 और चौथा 50। तो इन सबको प्लस कर दीजिए, x जमा 90 डिग्री जमा 50 डिग्री जमा 110 डिग्री। तो यानी क्या है? बराबर 360 डिग्री। बाह्य कोणों का माप 360 डिग्री है। क्यों? आप यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे, क्योंकि ऐसे 3 बिंदु का निशान लगाएंगे, ऊपर 2 बिंदु, बीच में 1 बिंदु, क्योंकि एक बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग 360 डिग्री होता है। ये आप लिखेंगे बच्चों कोष्टक में। प्रश्नावली में भी जो प्रश्न आएंगे उसमें आप ऐसे कोष्टक में लिखेंगे। पहले आप ये लिखेंगे x जमा 90 डिग्री जमा 50 डिग्री जमा 110 डिग्री बराबर 360 डिग्री, और ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि किसी बहुभुज के, जो ऊपर लाइन लिखी है, बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। फिर इनको जमा करेंगे, x जमा 250 डिग्री बराबर 360 डिग्री, तो यह आ जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर 250, तो x बराबर 110 डिग्री। अब हम ये करते हैं, प्रयास कीजिए, एक समबहुभुज लीजिए जैसे आकृति 3.10 में दिया है। तो बाह्य कोणों x, y, z, p, q और r के मापों का योग बताइए। अब देखिए, इसमें हम योग कैसे बताएंगे? से मानते हैं कि एक ABCD जो है ये एक चतुर्भुज है, तो इसमें हमें तो पता ही है कि बाह्य कोण x और अंतः कोण a रैखिक युग्म बनाता है। देखो, x और a एक रैखिक युग्म बना रहा है, तो यानी x जमा एंगल a 180 है। ऐसे ही y प्लस एंगल a 180 है, z प्लस एंगल a भी 180 डिग्री है। अब हम इन सबको प्लस कर दें अगर, तो ये आ जाएगा 1080 डिग्री। इसी तरह से अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका उत्तर 360 डिग्री ही आएगा। इसका मतलब है कि मापों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है। क्या x बराबर y बराबर z बराबर p बराबर q बराबर r है? बताओ बच्चों, है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इनमें से प्रत्येक 180 डिग्री माइनस a के बराबर है। अब देखिए, इन्होंने पूछा है कि प्रत्येक की माप क्या है हर बाह्य कोण के समषटभुज के संदर्भ में। प्रत्येक बाह्य कोण क्या होता है? 360 डिग्री। मैंने अभी आपसे बताया 360 डिग्री बटा 6। ठीक है बच्चों, तो यानी 60 डिग्री। और अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण क्या होगा? वही अंतः कोण का जो हम लिखते थे n-2 गुणा 180 बटा n, क्योंकि हमें अंदर के कोण, अगर यहाँ पर n 6 है
तो 6 माइनस 2, क्योंकि ये षटभुज है तो यहाँ पर n 6 है। 6 माइनस 2 गुणा 180 बटा 6, यानी ये कट जाएगा। 4 गुणा 30 बराबर 120 डिग्री। ठीक है, तो सारे अंतःकोण 120 डिग्री के होंगे। इस क्रियाकलाप को निम्नलिखित के लिए दोहराएं। अगर वह अष्टभुज है, ये आप खुद कर सकते हैं बच्चों। अष्टभुज है तो वैसे ही 8 भुजाएं हैं उसमें, यानी अंतःकोण कोण क्या होगा, n-2 गुणा 180 बटा 8, यानी 6 गुणा 180 बटा 8, यानी 135 डिग्री। और बाह्य कोण क्या होगा, 180 माइनस 135 डिग्री, यानी 45 डिग्री। ठीक है बच्चों। ऐसे ही जिसकी 20 भुजाएं हैं तो n-2 गुणा 180 बटा n, यानी 20 माइनस 2 गुणा 180 बटा 20, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और बाह्य कोण 180 डिग्री माइनस 162 डिग्री। अब हम प्रश्नावली 3.2 पर आते हैं बच्चों। देखो इसमें प्रश्नावली 3.2 में पहला प्रश्न क्या है, दी गई आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो आप खुद कर सकते हैं बच्चों। इसमें पहला प्रश्न क्या है, ये देखिए आकृति को देखिए, ए आकृति को देखिए, तो यानी x जमा 125 जमा 125, बाहर का x है, यहाँ पर तो 2 बाहर की दी हुई है तो आप x निकाल सकते हैं, यानी बराबर 360। ऐसे ही दूसरी आकृति में क्या दिया हुआ है, इसमें एक x है, एक 70 है, एक 60 है, और ये जो बाकी दो है ये क्या है, 90-90, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो आप सबको प्लस करके 360 में से माइनस कर दोगे। एक समभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं। तो मैंने आपको बताया बच्चों, 9 भुजाएं हैं तो 360 बराबर 9 कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही इसमें 360 बटा 15 कर देंगे। एक समबहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी यदि बाह्य कोणों का माप 24 डिग्री है, तो यानी 360 बराबर बाह्य कोणों का माप कितना है, 24, यानी कि 15 भुजाएं होंगी। भुजाओं से भाग कर देंगे ना उसको बच्चों। तो बाह्य कोणों की माप 24 डिग्री है, तो बाह्य कोणों, अगर आपको कोण दिए हैं तो जैसे भुजाएं, कोण दिए हुए हैं और भुजाएं पूछी हैं तो कोण से कोण से कर देंगे भाग, और अगर आपको भुजाएं पूछी हैं तो कोण से भाग कर देंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसका प्रत्येक कोण 165 डिग्री है। तो अब हमें इसका क्या बताना है बच्चों, बहुभुज की भुजाएं कितनी हैं। तो अगर उसका प्रत्येक अंतः कोण दिया हुआ है तो अंतः कोण कैसे निकालते हैं बच्चों, वही जो अभी हमने ऊपर किया था, n-2 गुणा 180 बटा n बराबर 165 हमें दिया हुआ है। अब हम इसमें कम से कम, अगर उसका प्रतः कोण दिया हुआ है तो अंतः कोण कैसे निकालते हैं बच्चों, वही जो अभी हमने ऊपर किया था, n-2 गुणा 180 बटा n बराबर 165 हमें दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n यानी कि भुजाओं का उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री होता है। तो देखिए, हम इसको 360 को अगर हम 22 से भाग करके देखते हैं, 360 बटा प्रत्येक बाह्य कोण की माप, तो क्योंकि बाह्य कोणों का जो माप होता है वो हमें 22 दिया हुआ है, हमने तो ये एक पूर्णांक ही नहीं आता, ये इससे भाग नहीं होता। 180 बटा 11 आ रहा है, 360 बटा 22 को अगर हम 2 से काटें तो 22 डिग्री माप का बाह्य कोण वाला कोई भी समबहुभुज संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। यदि अंतःकोण ले हम 22, तो यानी 180 माइनस 22 अगर हम करें तो ये भी विभाज्य नहीं है, तो ये भी बहुभुज संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। समबहुभुज 3 भुजाओं का एक समबहुभुज है, उसमें कम से कम अंतःकोण 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का तो होना ही चाहिए बच्चों। किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है। कम से कम 60 डिग्री होना चाहिए, और अधिक से अधिक कितना होगा बच्चों, 180 माइनस 60, यानी कि 120 डिग्री का कम से कम 60 डिग्री, और अधिक से अधिक 120 डिग्री। हम अगले टॉपिक पे आते हैं, चतुर्भुज के प्रकार। एक चतुर्भुज की भुजाओं व कोणों की प्रकृति के आधार पर इसे विशेष नाम दिए जाते हैं। जैसे पहला नाम है समलंब। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। ठीक है बच्चों, जैसे आकृति में देखिए, भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है का मतलब, समांतर का मतलब क्या है बच्चों, कि ये देखिए, जैसे ये इसमें एरो का निशान बनाया हुआ है, देखो ये जो पहला वाला चित्र है ये समलंब है, तो ये इसमें जो ऊपर और नीचे की भुजाएं हैं ये दोनों बराबर हैं, समांतर हैं।
मतलब समांतर मतलब इन दोनों रेखाओं को आप कितना भी आगे ले जाओ, ये कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटेंगी, ये समांतर है। लेकिन जो इसकी उल्टी वाली दो भुजाएं हैं, देखो आप इनको कितना भी आगे आगे बढ़ा दो तो ये दोनों आपस में काट देंगी। तो जिसमें भुजाओं का एक युग्म, मतलब चाहे आमने सामने वाली, ऊपर नीचे वाली या आमने सामने वाली, कोई भी दो भुजाएं आपस में समांतर हों, उनको हम समलंब बोलते हैं। तो ये समलंब है, और जो ये बाद में 3 आकृतियां दी हैं ये समलंब नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी जो भुजा है वो बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पृष्ठ पर आते हैं। उपरोक्त आकृतियों का अध्ययन कीजिए और अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि इनमें से कुछ समलंब हैं और कुछ समलंब नहीं है। ये मैंने आपको समझा दिया बच्चों। तीर का निशान जो है वो समांतर रेखाओं को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, पहले हमने किया था लाइन का निशान, तो वो दिखाता था कि ये वाली जो भुजाएं हैं ये बराबर हैं। अब ये तीर का निशान है। तीर का निशान का मतलब है कि ये जो आमने सामने वाली में देखिए, चित्र में देखिए बच्चों, ये ऐसे तीर का निशान बनाया हुआ है, तो इसका मतलब है ये समांतर रेखाओं को दर्शाता है। अब इन्हें कीजिए। समान सर्वांगसम त्रिभुजों के कटे हुए भाग लीजिए। समान सर्वांगसम मतलब कि जो एक जैसे समान दिखने वाले त्रिभुज हैं। ठीक है, ये 3 देखो त्रिभुज बनाए हुए हैं इसके अंदर, जो बिल्कुल समान है, एक जैसे दिखने वाले हैं, जिनकी भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर हैं। इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। आकृति 3.11 में आपको एक समलंब प्राप्त होगा। जांच कीजिए यहाँ पर कौन सी भुजाएं समांतर हैं। क्या असमांतर भुजाएं बराबर माप की होनी आवश्यक है। इन समान त्रिभुजों के समूह का उपयोग कर आप 2 और समलंब प्राप्त कर सकते हैं। उनको ढूंढिए और उनकी आकृतियों पर विचार कीजिए। तो बच्चों, इसके अंदर से हम 2 आकृतियां अपने तरीके से और बना सकते हैं। इसको अगर हम ऐसे उल्टा कर दें तो देखिए, एंगल DEC जो है वो बराबर है एंगल ECB के। देखिए दोनों ही जो कोण हैं वो 90 डिग्री के हैं। इसलिए क्यों? क्योंकि DE जो है वो समांतर है BC के, और DE जो है वो BC के बराबर है, जो कि 3 सेंटीमीटर है, और EB बराबर है DC के, जो कि 5 सेंटीमीटर है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि EBCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो क्या है, अतः AB जो है वो समांतर है DC के, इसलिए हम कह सकते हैं कि ABCD एक समलंब है। और असमांतर भुजाएं पूछी हैं वो कौन सी हैं बच्चों? AD और BC जो है वो असमान भुजाएं हैं, असमांतर भुजाएं हैं। अब दूसरे पे आते हैं। अपने तथा अपने मित्रों के ज्यामितीय बॉक्स से 4 सेट स्क्वायर लेकर इन्हें अलग अलग संख्याओं में उपयोग करके साथ साथ रखिए और अलग अलग प्रकार के समलंब प्राप्त कीजिए। यदि समलंब की समांतर भुजाएं बराबर लंबाई की हों तो हम उसे समद्विबाहु समलंब कहते हैं। क्या आपने ऊपर किए गए अपने किसी निरीक्षण में कोई समद्विबाहु समलंब प्राप्त किया है? कुछ समझ में आया बच्चों? जो ज्यामिति बॉक्स मतलब ज्योमेट्री बॉक्स में आप 4 सेट स्क्वायर लेते हैं अगर, तो अलग अलग संख्या लेकर हम अलग अलग मतलब जैसे हम अपने आप कर सकते हैं बच्चों। तो कुछ समलंब आएंगे, कुछ समद्विबाहु समलंब आएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं जो है पतंग। पतंग, आपको पता है बच्चों पतंग किस तरह की होती है? आपने पतंग उड़ाई भी होगी 15 अगस्त पे, या कभी भी बच्चों को तो पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली लड़कों को। तो जैसे आप पतंग का आकार आपको पता है बच्चों, क्या आकार होता है पतंग का? तो पतंग विशिष्ट प्रकार का एक चतुर्भुज होता है। अगर आप पतंग का आकार अपने दिमाग में लाएं तो आपको एक आइडिया होगा कि पतंग किस तरीके से होती है। वो उसकी भी 4 भुजाएं होती हैं, तो वो भी एक तरह का चतुर्भुज ही होता है। प्रत्येक आकृति में एक जैसे चिन्ह बराबर भुजाओं को दिखलाते हैं। जैसे आप पहली वाली आकृति देखिए बच्चों, तो ABCD जो आकृति है, तो उसमें AB जो है वो AD के बराबर है। देखो ये लाइन बनाई हुई है ना, भुजाओं के बीच में एक पतली सी छोटी सी लाइन बनाई है, इसका मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है। और जो BC है वो CD के बराबर है, यानी BC भुजा CD भुजा के बराबर है। तो ये क्या है? ये पतंग होती है बच्चों। पर आप दूसरी आकृति देखिए, ये पतंग नहीं है। जो शुरू की 3 है ये पतंग है। देखिए आप तीनों जो भुजाएं हैं, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है बच्चों, लेकिन जो ये बाद में दी गई है, देखो ये ना तो इसमें भुजा भी बराबर नहीं है, कुछ भी बराबर नहीं है। आमने सामने वाली जो भुजा है वो बराबर नहीं है, तो ये पतंग नहीं है।
तो इन आकृतियों को ध्यानपूर्वक देखिए और यह बताने का प्रयत्न कीजिए कि पतंग क्या है। तो पतंग क्या है बच्चों कि एक पतंग में 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है बच्चों, ये एक चतुर्भुज होता है और इसमें अलग अलग आसन्न भुजाओं के 2 युग्म होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है। ठीक है बच्चों, आसन्न भुजाओं का मतलब है कि साथ वाली भुजाएं, जैसे ए बी भुजा जो है वो ए बी ए डी के बराबर है और बी सी सी डी के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो ये इसी का मतलब होता है कि ये एक पतंग है। अब इन्हें कीजिए, एक मोटे कागज की शीट लेकर इसे दोहरा मोड़िए। 2 अलग अलग लंबाई वाले रेखाखंडों को खींचिए जैसा कि आकृति 3.2 में दिखाया गया है। इन रेखाखंडों के अनुसार काटकर खोलिए, आपको एक पतंग की आकृति प्राप्त हो जाएगी। आकृति 3.13 में देखिए बच्चों, क्या पतंग में कोई सममित रेखा होती है? दिखाइए कि कोण एबीसी एवं कोण एडीसी सर्वांगसम है, मतलब एक जैसे हैं। इसमें आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पतंग को दोनों विकर्णों पर मोड़िए। विकर्ण क्या होते हैं बच्चों? जो बीच में हमने विकर्ण के बारे में पहले पढ़ा था, जो हम बीच में हम लाइन खींचते हैं बच्चों। जैसे इन्होंने ये जो लाइन खींची है आकृति 3.3 में एसी और बीडी के बीच में जो हम लाइन खींच दें, तो ये जो जैसे सपोज जो जहां पर कट रही है वहां पे अगर मैं ओडी ले लूं, तो यानी ये जो ए ओ है वो ओसी के बराबर है और बी ओ जो है वो ओडी के बराबर है। सेट स्क्वायर के उपयोग से जांचिए कि क्या वे एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। क्या विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं? पेपर को मोड़ने या मापने के द्वारा क्या विकर्ण एक दूसरे को 2 बराबर भागों में काटते हैं? पतंग के एक कोण को एक विकर्ण के अनुदिश विपरीत मोड़ने पर बराबर माप वाले कोणों की जांच कीजिए। विकर्ण पर पड़ी तह का निरीक्षण कीजिए, क्या यह दिखलाता है कि विकर्ण एक कोण को समविभाजित करता है? अपनी जानकारी को साथियों में बांटिए और उनकी सूची तैयार कीजिए। इन परिणामों का सारांश अध्याय में कहीं पर आपके लिए दिया गया है। तो इसमें क्या उत्तर आएगा बच्चों कि पतंग के जो दोनों विकर्ण हैं वो लंबाई में असमान है। क्यों बच्चों? क्योंकि देखो एक विकर्ण जो एसी है वो तो बहुत लंबा है, लेकिन जो दूसरा विकर्ण है बन रहा है बीडी, वो बराबर नहीं आ रहा है, वो छोटा है, मतलब वो बहुत ज्यादा लंबा है और वो इतना लंबा नहीं है। तो दोनों जो विकर्ण है वो असमान है। हालांकि अगर हम सी को 2 भागों में बांट दें, कोण 1 और कोण 2, तो जो एम एंगल 1 और एम कोण 2 ये बराबर है। ऐसे ही ऊपर वाले ए को अगर 2 कोणों में बांट दें तो एम कोण 3 एम कोण 4 बराबर हैं। तो विकर्ण एसी जो है वो कोण 1 और कोण ए और कोण सी को समद्विभाजित करता है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अगले चतुर्भुज पर। 3.4.3 समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज ही है, जैसा कि नाम ही संकेत करता है, इसका संबंध समांतर रेखाओं से है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है? इसमें क्या होता है बच्चों, दिखाइए कि ये देखो ये कोण बनाया है ए बी सी डी। तो इसमें क्या लिखा है? देखो लिखने का तरीका आपको आना चाहिए बच्चों। जैसे ए बी के ऊपर ये लाइन का निशान बनाया कि ए बी जो लाइन है और ये जो बीच में निशान बनाया है इसका मतलब होता है समांतर, पैरेलल। यानी ए बी लाइन, ए बी के ऊपर लाइन का निशान समांतर है डीसी लाइन के। ए बी समांतर है डीसी लाइन के। ऐसे ही ए डी लाइन बराबर है बीसी लाइन के। ठीक है बच्चों, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ऐसे ही दूसरी आकृति में देखिए, ए बी लाइन बराबर है सी डी लाइन के। ये समांतर चतुर्भुज है, इस तरीके से इन्होंने लिखा है। और ये जो नीचे वाले बनाए हैं ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो इन आकृतियों को ध्यान पूर्वक कीजिए और अपने शब्दों में बताने का प्रयास कीजिए कि जो समांतर चतुर्भुज हैं वो क्या होते हैं। अपने निष्कर्ष को अपने मित्रों के साथ विचार विमर्श कीजिए। देखिए जैसे ये जो पतंग बनाया गया है, क्यूपी लाइन बराबर है एसआर लाइन के, क्यूएस लाइन बराबर है पीआर लाइन के। तो समांतर चतुर्भुज वो होते हैं जिनमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। मतलब कि जो आमने सामने वाली भुजाएं हैं, जैसे ए बी समांतर हैं डीसी के। ठीक है बच्चों,
और AD बराबर है BC के, तो ये दोनों समांतर हैं, जिसमें आमने सामने वाली जो रेखाएं हैं वो समांतर होती हैं। दूसरा गुण होता है कि जो सम्मुख भुजाएं होती हैं और उनके कोण बराबर होते हैं। मतलब जो आमने सामने वाली जो भुजाएं होती हैं और जो कोण होते हैं आमने सामने वाले, वह भी बराबर होते हैं। अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो सामने वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर की होगी। और तीसरा गुण है कि जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है बच्चों, कि अगर आप ABCD में एक विकर्ण खींचें, बिल्कुल एक लाइन ऐसे AC को मिला दें और DC को मिला दें, और जो बिंदु हमें जहां पर वो दोनों कट रही हैं वहां पर आप अगर O दे दें, तो जो AO होगा वो OC के बराबर होगा और जो DO होगा वो OB के बराबर होगा। यानी इसको बोलते हैं विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। अब हम ये करते हैं, इन्हें कीजिए। 2 अलग अलग चौड़ाई वाले गत्ते की आयताकार पट्टियां लीजिए। देखिए जैसे पट्टी 1 और पट्टी 2 गत्ते की लेनी है। एक गत्ते की पट्टी को समतल पर रखिए और इसके किनारों को अनुदिश रेखाएं खींचिए, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, आकृति 3.15 में। अब दूसरी पट्टी को खींची गई रेखाओं के ऊपर तिरछी दिशा में रखिए और इसका उपयोग करते हुए 2 और रेखाओं को खींचिए, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है 3.16 में। इन 4 रेखाओं से बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। देखो बच्चों किस तरीके से किया है बच्चों इन्होंने इसमें हमें यही समझाने का प्रयत्न किया है बच्चों कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया जिसकी सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हो गई। इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आसन्न कोण संपूरक होते हैं और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं परंतु बराबर नहीं होते। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पृष्ठ पर आते हैं, अगले पेज पर। यह समांतर रेखाओं के 2 युग्मों से मिलकर बनी है, यह एक समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है बच्चों, सम्मुख का मतलब मैंने आपको बताया आमने सामने वाली भुजाएं। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं 3.4.4 समांतर चतुर्भुज के अवयव। एक समांतर चतुर्भुज में 4 भुजाएं एवं 4 कोण होते हैं। इनमें से कुछ बराबर माप के होते हैं। इन अवयवों से संबंधित कुछ तथ्यों को आपको स्मरण करने की आवश्यकता है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है। देखिए आकृति 3.18 में एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसमें लाइन AB और लाइन DC इसकी सम्मुख भुजाएं हैं, मतलब आमने सामने वाली भुजाएं। लाइन AD तथा लाइन BC सम्मुख भुजाओं का दूसरा युग्म बनाते हैं। कोण A और कोण C सम्मुख कोणों का एक युग्म बनाते हैं। इसी प्रकार कोण B और कोण D सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म बनाते हैं। तो जो रेखा AB है और रेखा DC, रेखा AB और BC समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। देखिए बच्चों, रेखा AB और BC आसन्न मतलब साथ वाली रेखाएं, बिल्कुल सामने वाली रेखाएं। तो ये अर्थात जहां पर एक भुजा समाप्त होती है वहीं से दूसरी भुजा प्रारंभ होती है, वो होती है आसन्न भुजाएं। मतलब B पर खत्म हुई और B से ही दूसरी भुजा शुरू हो गई BC, तो ये हो गई AB और BC क्या हो गई, आसन्न भुजाएं। तो AB और BC समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। क्या BC और CD भी आसन्न भुजाएं हैं? BC और CD, हाँ ये भी आसन्न भुजाएं हैं। ऐसे ही आप 2 और आसन्न भुजाएं बता सकते हैं बच्चों। कोण A और कोण B समांतर भुजाओं के आसन्न कोण होते हैं। देखो कोण A और कोण B, ठीक है, जहां पर एक कोण शुरू हुआ दूसरा कोण शुरू हो गया। दोनों ही कोण उभयनिष्ठ भुजा के अंत बिंदुओं पर बने हैं। एक इस बिंदु पर बना है, एक इस बिंदु पर बना है। ऐसे ही कोण B और कोण C भी आसन्न कोण है। तो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों के दूसरे युग्मों की पहचान कीजिए। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। इन्हें कीजिए 2 समांतर चतुर्भुज के कटे हुए भाग ABCD तथा ABCD लीजिए। 3.19 आकृति में देखिए बच्चों, तो यहाँ पर भुजा जो AB है वो लाइन AB भुजा AB के समान है परंतु उनके नाम अलग अलग हैं। देखिए ऐसे AB, उन्होंने A और B के ऊपर ऐसा छोटा सा निशान बना दिया है। इसी प्रकार दूसरी संगत भुजाएं भी समान हैं।
तो ए डॉट बी डॉट लाइन तथा डीसी के ऊपर रख के देखिए क्या वे एक दूसरे को पूर्णतः ढकती हैं। अब आप रेखा AB तथा रेखा DC की लंबाई के विषय में क्या कह सकते हैं। इसी प्रकार AD रेखा और BC रेखा की लंबाई की जांच कीजिए। आप क्या देखते हैं, आप AB रेखा और DC को माप कर इस परिणाम पर पहुंच सकते हैं। क्या गुण पता चलता है बच्चों से हमें समांतर चतुर्भुज का, कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। प्रयास कीजिए। ये देखिए इसमें एक आकृति दी हुई है आपको 3.20 आकृति। तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कोणों वाले दो समान सेट स्क्वायर लीजिए। अब इन्हें आपस में इस प्रकार जोड़कर रखिए जिससे एक समांतर चतुर्भुज बन जाए। ठीक है बच्चों, क्या यह ऊपर बताए गए गुण की पुष्टि करने में आपकी सहायता करता है। आप तर्क वितर्क के द्वारा इस अवधारणा को प्रभावी बना सकते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ABCD पर ध्यान कीजिए। आकृति 3.21 में एक विकर्ण AC खींचिए। हम देखते हैं कि कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं और कोण 3 और कोण 4 बराबर हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि त्रिभुज ABC और ADC में कोण 1 कोण 2 के बराबर है और कोण 3 कोण 4 के बराबर है, और जो रेखा AC है वो उभयनिष्ठ है। इसलिए ASA सर्वांग समता कसौटी द्वारा त्रिभुज ABC बराबर, मतलब इसको हम सर्वांग समता का निशान कहते हैं। देखो बराबर के ऊपर कैसा निशान लगाया है बच्चों इन्होंने, इस तरह का निशान आपको लगाना है। कोण CDA के यहाँ ASA कसौटी कैसे प्रयोग हुई, अतः AB बराबर है DC के और BC बराबर है AD के। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। बच्चों कैसे करेंगे इसको हम सॉल्व, देखो वैसे ही जैसे इन्होंने करके दिखाया है ऊपर कि AB जो है वो DC के बराबर है और BC जो है वो AD के बराबर है। अब हम उदाहरण 3 पर आते हैं। समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप ज्ञात कीजिए। जैसे कि आकृति 3.22 में दिखाया है, तो समांतर और हमें भुजाएं दी हुई हैं, आमने सामने वाली भुजाएं जो हैं वो समांतर चतुर्भुज में बराबर होती हैं। तो हल क्या है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। तो इसलिए PQ बराबर है SR के, वो क्या है 12 सेंटीमीटर, और QR जो है वो PS के बराबर है और वो क्या है 7 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होगा चारों भुजाओं का, यानी PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP, जो कि क्या है 12 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, यानी कि 38 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो? अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हमने समझा कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं जो हैं वो बराबर माप की होती हैं, यानी आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं वे बराबर माप की होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 3.4.5 समांतर चतुर्भुज के कोण। ठीक है, अब भुजाएं तो समांतर होती हैं, जो समांतर भुजाएं हैं वे बराबर माप की होती हैं, लेकिन अब कोण कैसे होते हैं इसको समझते हैं। हमने समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं से संबंधित एक गुण का अध्ययन कर लिया। अब हम कोणों के विषय में क्या कह सकते हैं, इन्हें कीजिए। मान लीजिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ट्रेसिंग शीट पर इसकी आकृति बनाइए। इस आकृति को ABCD से प्रदर्शित कीजिए, यानी A लाइन, B लाइन, C लाइन, D लाइन। ABCD को ABCD पर आच्छादित कीजिए। दोनों चतुर्भुजों को आपस में मिलाकर उस बिंदु पर पिन लगाइए जहां पर उनके दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद करते हों। ट्रेसिंग शीट को 180 डिग्री घुमाइए। समांतर चतुर्भुज अभी भी एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं, परंतु अब आप देखते हैं कि A पूर्ण रूप से C पर और C पूर्ण रूप से B पर आ जाएगा। इस प्रकार B बिंदु D पर होगा और विलोम रूप भी सत्य होगा। इसका क्या मतलब है बच्चों, कि जैसे ये एक चतुर्भुज है ABCD, तो अगर आप इसको ऐसे सपोज एक ट्रेसिंग शीट पे अगर आप इसको बनाते हैं और इसको ऐसे बीच में से मोड़ देते हैं, तो ये जो A, B और D बिंदु है, तो मतलब ये बिल्कुल इसके ऊपर ही आएगा। जैसे आप एक माचिस की तीली लें, माचिस की डब्बी लें, शिप की जो आती है या कोई भी, तो शिप की जो माचिस की तीली है उसके ऊपर आप एक दूसरी माचिस की डिब्बी रखें, एक माचिस की डिब्बी के ऊपर दूसरी माचिस की डिब्बी रखें, तो वो बिल्कुल
परफेक्ट उसके ऊपर एज इट इज सेम टू सेम ही आएगी, उसके चारों जो कोण है वो आपस में मिलेंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो इसी हिसाब से अगर हम इसको वापस मोड़ दें तो इसके जो सारे बिंदु हैं वो एक के ऊपर एक ही आएंगे, सब सारे कोण एक के ऊपर एक ही आएंगे। तो क्या ये कोण ए तथा कोण सी के मापों के बारे में आपको कुछ जानकारी देता है? ये आपको बता रहा है ना बच्चों की जो सारे कोण हैं वह सम्मुख कोण जो है वो बराबर माप के ही होंगे। कोण बी तथा कोण डी के मापों की जांच कीजिए और अपने निष्कर्ष पर विचार कीजिए। आप अगर इसकी जांच करेंगे, इसको ऐसे मोड़कर अगर देखेंगे तो आप क्या पाएंगे? इसका तीसरा गुण जो कि क्या है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वह बराबर माप के होते हैं। ये जितने भी गुण हैं ये आपको सब याद रखने हैं, क्योंकि जब आप प्रश्नावली करेंगे तो आपको जैसे इसी में देखिए, जैसे आपको बी कोण दे रखा है, आपको डी कोण नहीं पता, तो बी कोण और डी कोण बराबर होंगे। आमने सामने वाले जो कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज के वे बराबर होते हैं। अब हम आगे आते हैं, प्रयास कीजिए। अब 30 डिग्री माइनस 8 डिग्री माइनस 90 डिग्री कोणों वाले दो समान सेट स्क्वायर लेकर पहले की तरह ही एक समांतर चतुर्भुज बनाइए। क्या प्राप्त आकृति ऊपर बताए गए गुण की पुष्टि करने में आपकी सहायता करती है? अब आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में से अगर सेट स्क्वायर लेकर अगर आप एक कोण बनाए, दो त्रिभुज बनाए, त्रिभुज ही बनेंगे सेट स्क्वायर से, तो दी गई जो आकृतियां आएंगी वे स्पष्ट रूप से आपको यही पुष्टि करने में मदद करेंगी कि एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की जो माप है वह बराबर होती है। क्यों? क्योंकि 60 डिग्री और 60 डिग्री बराबर आएगा। आप बनाकर देखिए बच्चों, और 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 बराबर आएगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो हैं वह बराबर होते हैं। अब आप इस अवधारणा की तर्क वितर्क के द्वारा पुष्टि कर सकते हैं। यदि AC रेखा और BD रेखा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं, देखिए बच्चों AC और BD, ये इसके बीच में हमने लाइन खींच दी, ये इसके विकर्ण है, तो कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, यानी सम्मुख आमने सामने वाला, इसका उल्टा जो होगा। कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। और अगर आप त्रिभुज ABC में देखें बच्चों, त्रिभुज ABC नीचे देखो अलग से बना के दिया है उसको, नीचे की आकृति देखो 3.25 जो आकृति है उसमें देखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज जो ट्रायंगल ADC है, इसका अलग अलग अध्ययन करने पर आप पाएंगे कि ASA सर्वांगम कसौटी के द्वारा सर्वांगसम कसौटी क्या होती है बच्चों? वही जो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर आप इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के ऊपर रखकर देखें तो बिल्कुल एज इट इज एकदम सेम टू सेम ही आएगा। जैसे आप एक माचिस की डिब्बी को दूसरी माचिस की डिब्बी उसके ऊपर रखें तो वे चारों कोने उसके बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे और उसका साइज और उसका जो साइज आकार दोनों का सेम होगा। तो इसको बोलते हैं हम सर्वांगसम कसौटी, जिसका निशान हम ऐसे लगाते हैं। ये देखो जैसे नीचे लगाया है, त्रिभुज ABC बराबर है सर्वांगम कसौटी के द्वारा, यानी ये देखो ऐसे बराबर के ऊपर ये जो निशान लगाया है ऐसे बनाकर, ये सर्वांगसम कसौटी का निशान होता है। यानी त्रिभुज ABC सर्वांगम कसौटी के द्वारा बराबर है त्रिभुज CDA के। देखो इसके अंदर कैसे बराबर का निशान लगाया है। AC जो लाइन है उसके ऊपर ऐसे दो लाइनें लगाई हैं, ये वाली जो AC लाइन है वो इस वाली AC लाइन के बराबर है, दोनों के बीच में दो लाइनें लगा दी हैं, सर्वांगम कसौटी से दोनों बराबर हैं। जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है, और जो कोण 3 देखो उसमें दो लाइनें लगाई हैं बच्चों, कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर है। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के। अब हम नेक्स्ट अगले पेज पे आते हैं बच्चों। देखो ये दिखलाता है कि कोण B जो है वो कोण D के समान माप के हैं। इस प्रकार आप देखते हैं कि M कोण A जो है वो M कोण C के बराबर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए अब हम उदाहरण करते हैं। उदाहरण 4, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आकृति 3.26 में बेस्ट BEST एक समांतर चतुर्भुज है। X, Y और Z के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये त्रिभुज देखिए 3.26 आकृति में जो इन्होंने समांतर चतुर्भुज बनाया है। तो बिंदु ये देखिए
BEST। अब आप देखिए इसमें बिंदु S बिंदु B के विपरीत है, आमने सामने वाला है। अब बिंदु S और B क्या है हमारा 100 डिग्री, तो जो B होगा वही सामने वाला कोण होगा, यानी कि S भी वही होगा। तो X हमारा आ गया, B अगर हमारा 100 है तो X भी हमारा आ जाएगा 100। देखिए, अतः X बराबर 100, आपको ब्रैकेट में लिखना है कोष्टक में सम्मुख कोण गुण। ये सम्मुख कोण गुण है। आप प्रश्नावली करेंगे तो उसमें भी आप ऐसे जो भी आप लिखेंगे उसका आप ब्रैकेट में लिखेंगे, उसका रीजन कि क्यों, इसका क्या मतलब है, ये आपने ऐसा क्यों किया। क्योंकि x बराबर x जो बराबर है वो 100 के होगा। क्यों? क्योंकि b 100 है। ये क्या है? ये सम्मुख कोण गुण है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। अब देखो बच्चों, अब हमारा y क्या है, वो भी 100। क्यों 100? क्योंकि आप एंगल x और एंगल y ये क्या है, संगत कोण का माप है। एक ही लाइन के ऊपर दो कोण है, तो अगर x 100 है तो y भी 100 ही होगा। इसके भी आप ब्रैकेट में लिखेंगे कि कोण x के संगत कोण का माप। और z क्या आ जाएगा? अब x और y देखो क्या है, ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। एक ही लाइन के ऊपर एक साथ दो कोण है, यानी z और y का अगर आप प्लस करेंगे तो ये एक लाइन के ऊपर कोण बन रहे हैं। पूरा अगर इसको देखा जाए तो ये 180 डिग्री होता है। तो यानी अगर 180 डिग्री में हमारा y 100 है तो z क्या आ जाएगा, 180 माइनस 100 यानी कि 80। क्योंकि कोण y और कोण z रैखिक युग्म बनाते हैं। ये तीनों आपको ऐसे अलग अलग, या आपने कैसे लिखे, इसको आपको ऐसे कोष्टक में लिखना होगा कि x हमने लिखा क्योंकि ये सम्मुख कोण गुण है। हमने y ऐसे निकाला क्योंकि जो कोण x है वे इसकी संगत कोण का माप है। और z जो आया वो 80 आया क्योंकि z और y जो है वो रैखिक युग्म बनाते हैं। अब आप अपना ध्यान एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों पर केंद्रित कीजिए। आसन्न कौन से होते हैं बच्चों? आमने सामने वाले। समांतर चतुर्भुज ABCD आकृति में देखिए बच्चों 3.27 जो आकृति है, इसमें कोण A और कोण D संपूरक कोण होते हैं। संपूरक मतलब जो एक ही लाइन पे आते हैं, एक ही लाइन का एक कोने वाला एक कोण और उसी लाइन का दूसरे कोने वाला जो कोण होगा वो संपूरक कोण होते हैं। क्योंकि DC रेखा जो है वो बराबर है, समांतर है। ये समांतर का चिन्ह होता है बच्चों, जो बीच में पैरेलल का चिन्ह, यानी DC रेखा जो है वो पैरेलल है, समांतर है AB रेखा के। और DA एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक मतलब DA क्या है, उसके ऊपर एक लाइन बना रही है, तिर्यक रेखा है। अतः दोनों कोण सम्मुख कोण है। ठीक है बच्चों, तो कोण A और कोण B भी, कोण A और कोण B भी संपूरक कोण है। और कौन कौन से, क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये भी एक ही रेखा के ऊपर आ रहे हैं दो कोण। AD रेखा जो है, अब देखिए AD रेखा समांतर है BC रेखा के, और BA एक तिर्यक रेखा है जो कोण A और कोण B को अतः सम्मुख कोण बनाती है। ठीक है बच्चों, ये A और B भी सम्मुख कोण है। ऐसे B और C सम्मुख कोण है, C और D सम्मुख कोण है। तो आकृति से दो और संपूरक कोणों के युग्मों को ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो तीसरा गुण हमें क्या पता चला कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब बच्चों कि उनका योग 180 डिग्री होता है। ये सब गुण आपको याद रखने हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। अब हम आगे आते हैं उदाहरण 5। समांतर चतुर्भुज RING आकृति 3.28 में देखो बच्चों, में यदि M कोण R 70 डिग्री है तो दूसरे सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है बच्चों, आप खुद बता सकते हैं कैसे। देखो हमें दिया गया है, देखो हल में देखो दिया है कि M कोण R 70 है। अब R 70 है तो R के ऑपोजिट वाला यानी सम्मुख कोण, उसके सामने वाला जो कोण होगा यानी कि N, वो भी 70 होगा। क्यों? ब्रैकेट में आप लिखोगे कि ये क्या है, सम्मुख कोण गुण। यहाँ पे लिखोगे आप कोष्टक में सम्मुख कोण गुण, क्योंकि कोण R कोण I का संपूरक है। अब R जो है वो I का संपूरक है। संपूरक कोण मतलब ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री बनाते हैं, क्योंकि ये एक ही लाइन में आ रहे हैं इसलिए ये 180 डिग्री बनाते हैं दोनों मिलकर। तो अगर ये 180 बनाते हैं तो I क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70 यानी 110। अब
एंगल जी क्या आ जाएगा 110। अगर आई 110 है तो जी भी 110 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, क्योंकि कोण जी और कोण आई का सम्मुख कोण है। तो कोण आर और कोण एन आ जाएगा 70 और कोण आई और कोण जी आ जाएगा 110। देखो कितना आसान सवाल है बच्चों, बिल्कुल इसमें घबराने की बात नहीं है। इसी तरह के आपको सवाल प्रश्नावली में भी होंगे। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। m कोण r बराबर है m कोण n के दिखाने के बाद क्या किसी अन्य विधि से m कोण n i और m कोण g को ज्ञात कर सकते हैं? यही विधि आसान है बच्चों, आप इसी विधि से करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। 3.6 समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। साधारणतः समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर माप के नहीं होते। क्या आपने पूर्व क्रियाकलाप में इसे देखा? हाँ बच्चों, हमने देखा था पीछे हमने कि समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण बहुत लंबा जा रहा था, एक विकर्ण छोटा था। यद्यपि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण में एक मनोरंजक गुण होता है। चलो वो देखते हैं क्या गुण होता है। इन्हें कीजिए। समांतर चतुर्भुज माना ABCD एक कटा हुआ भाग लीजिए। आकृति 3.29 में देखो, माना इसके विकर्ण रेखा AC और रेखा DB एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। C को A पर रखकर एक तह यानी एक फोल्ड कर दें तो AC रेखा का मध्य बिंदु प्राप्त कीजिए। क्या AC का मध्य बिंदु O ही है? क्या यह दिखलाता है कि विकर्ण रेखा DB विकर्ण रेखा AC को बिंदु O पर समद्विभाजित करता है? अपने मित्रों के बीच इसकी चर्चा कीजिए। इस क्रियाकलाप को यह ज्ञात करने के लिए दोहराएं कि DB रेखा का मध्य बिंदु कहां पर स्थित है। देखो बच्चों, ये आप अपने आप करके देखो तो अगर आप अपने आप करोगे, इसको ऐसे मोड़ोगे या आप अपने आप इसको करने की कोशिश करोगे तो आप यही पाओगे कि एक बार अगर आप इसको मोड़ोगे तो AC रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करने तथा C को 1 पर रखने पर आप क्या पाओगे कि जो मध्य बिंदु O आएगा वो विकर्ण AC और BD का प्रतिच्छेद बिंदु है, वो उसका बीच वाला पॉइंट ही आएगा। ठीक है बच्चों, मतलब कि जो AO है AO वो OC के बराबर होगा और जो DO है वो OB के बराबर होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कौन सा गुण पता चलता है बच्चों? समांतर चतुर्भुज का गुण क्या है? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं मतलब कि बराबर भागों में बांटते हैं, यानी AO बराबर होगा OC के और OD बराबर होगा OB के। इसका ये मतलब है बच्चों कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर करते हैं, बराबर मात्रा में इसको बांटते हैं। O जो है वो बराबर मात्रा में बांटता है इसको। तो अवश्य ही उनके प्रतिच्छेदी बिंदु पर, प्रतिच्छेदी बिंदु मतलब बीच वाला बिंदु जो O है। इस गुण का तर्क वितर्क तथा पुष्टि करना बहुत ही सरल है। आकृति 3.30 में देखिए बच्चों, से ASA सर्वांग समता प्रतिबंध द्वारा बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। वही वाला सर्वांग समता मैंने आपको अभी बताया बच्चों। जैसे आप इसके 2 त्रिभुज बना लो, ये एक चतुर्भुज है, इसके आप 2 त्रिभुज बना लो अगर, और एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखो तो वो बिल्कुल उसके ऊपर एग्जैक्ट बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल उसके बराबर ही आएगा। उसके तीनों जो कोने होंगे वो बिल्कुल एक दूसरे से मिलेंगे, सब कोने। इसको हम बोलते हैं सर्वांग समता का प्रतिबंध, यानी कि कोण AOB जो है वो बराबर होगा त्रिभुज COD के। ठीक है बच्चों, सर्वांग समता का निशान लगाया देखो इन्होंने बीच में बराबर के ऊपर। यहाँ पर ASA प्रतिबंध कैसे प्रयोग हुआ यही मैंने आपको समझाया अभी। क्यों? क्योंकि AO जो है वो बराबर है CO के और BO जो है वो बराबर है DO के। समझ में आया ना बच्चों? चलो अब उदाहरण से और अच्छे से समझते हैं इसको। उदाहरण 6 करते हैं। आकृति 3.31 में हेल्प यानी HELP एक समांतर चतुर्भुज है। दिया है कि लंबाई सेंटीमीटर में है, यानी OE जो हमें दिया है वो 4 है और HL PE से 5 अधिक है। अब OH ज्ञात कीजिए। अब हल देखते हैं बच्चों। यदि OE, देखिए बच्चों, OE यदि 4 है तो OP क्या होगा? वो भी 4 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं।
क्यों? आप ब्रैकेट में लिखेंगे यही वाला गुण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, क्योंकि का निशान आपको पता है ना बच्चों, ऊपर दो बिंदु और नीचे एक बिंदु। आप ऐसे कोष्टक क्यों नहीं लिखेंगे आप ब्रैकेट में, प्रश्नावली में जो प्रश्न आएंगे आप उसमें कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि, यानी ऊपर 2 बिंदु और नीचे एक बिंदु, और इसका गुण लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये आप कोष्टक में लिखेंगे। तो अगर OE 4 है तो OP भी 4 ही होगा, तो PE क्या हो गया? 8, 4 + 4 8। तो HL क्या हो गया? HL क्या हुआ बच्चों? HL के लिए हमें देखो प्रश्न में क्या बोला है कि HL और PE, HL PE से 5 अधिक है, तो यानी PE अगर हमारा 8 आया तो HL क्या आया? 8 + 5 यानी कि 13। और OH क्या आएगा? OH यानी कि 13 का आधा, क्योंकि OH क्या है? HL का आधा हुआ, यानी हमें OH ज्ञात करना है, तो HL हमने निकाल लिया 13, तो इसका आधा, क्योंकि ये समद्विभाजित करते हैं यानी आधा आधा हो जाएगा। तो OH बराबर आधा, मतलब 1/2 गुणा 13, 6.5 सेंटीमीटर। चलिए अब हम प्रश्नावली 3.3 पर आते हैं। पहला प्रश्न देखिए, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूर्ण कीजिए। ये बहुत आसान है बच्चों, अगर आपने ऊपर से सब अच्छे से सुना है तो ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए आप खुद करिए पहला पार्ट। AD, बताइए AD जो है वो किसके बराबर होगा? BC के बराबर। क्यों? और इसका आपको रीजन भी लिखना है कि क्यों, इसका कारण क्यों बराबर है। ये आप लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। फिर आप लिखेंगे, अब दूसरा देखिए, कोण DCB बराबर है किसके? बताओ, कोण DAB के। क्यों? उसका कारण लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब OC बराबर है OA के। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। M कोण DAB प्लस M कोण CDA क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन सब का आपको लिखना है और साथ में उसका रीजन, उसका कारण भी लिखना है कि क्यों है ये। चलिए प्रश्न 2 पे आते हैं। निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात XYZ के मानों को ज्ञात कीजिए। देखिए पहला वाला प्रश्न देखिए, ये बहुत ही आसान है बच्चों, आपको पता है अभी अभी आपने ऊपर किया। अगर आप इसका उदाहरण देखें तो ये बिल्कुल उदाहरण 5 की तरह है, जो मैंने आपको समझाया था RING वाला रिंग। तो ये बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। देखिए अगर एंगल B इसमें 100 दे रखा है तो Y क्या आ जाएगा? आमने सामने वाले सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो Y भी इसका 100 आ जाएगा। और अगर X निकालना है तो X कैसे निकालोगे? क्योंकि ये एक ही लाइन पे आ रहे हैं, संपूरक कोण बनते हैं। संपूरक कोण का योग क्या होता है? 180। तो 100 माइनस कर देंगे 180 में से, तो X हमारा 80 आ जाएगा। अब अगर X 80 आ गया तो Z भी 80 है, तो यानी हमारा X आ गया 80, Z भी 80 और Y आ गया 100। इसी तरीके से आप ये सारे प्रश्न कर सकते हैं बच्चों। दूसरा देखिए, दूसरा वाला जो इसका पार्ट है मैं एक और आपको बता देती हूँ। दूसरा वाला समझिए। देखिए पहले तो इसको नाम दे दीजिए ABCD। अब आपको पता है कि Y और 50 डिग्री जो ऊपर आ रहे हैं ये संपूरक कोण है, तो यानी इन दोनों का जो कोण, जो अगर हम इन दोनों का जो कोण माप होगा वो 180 डिग्री होगा, यानी Y हमारा आ जाएगा 180 माइनस 50, 130 डिग्री हमारा Y आ गया। Y 130 आया तो Y के सामने वाला जो है वो X है, वो भी हमारा 130 डिग्री आ जाएगा। और अब ये देखो बच्चों, ये जो Z है और इसके अंदर वाला सपोज हम एक कोण ले लें, तो Z क्या है? Z और वो जो ये पूरा जो बन रहा है एक कोण, Z के साथ वाला जो अंदर वाला कोण है, ये क्या बन रहा है हमारा? ये पूरा 180 डिग्री बन रहा है। तो अगर ये सामने वाला हमारा 50 है, ये वाला हमारा 50 है, 180 में से 50 माइनस कर देंगे तो, क्योंकि ये वाला 50 है तो सामने वाला भी 50 होगा, अंदर वाला। तो अंदर वाला 50 आ गया, बाहर वाला निकालेंगे 180 में से 50 माइनस करके तो 130। तो यानी X Y Z तीनों ही कोण हमारे 130 डिग्री आ रहे हैं। इस तरीके से आप बाकी के प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न 3 देखिए, क्या एक चतुर्भुज समांतर हो सकता है यदि, अभी उसके आपको 3 आगे प्रश्न दे रखे हैं।
तो ये आप खुद करके देख सकते हैं बच्चों। आप एक त्रिभुज बनाइए, चतुर्भुज बनाकर, और उसमें आप देखिए अगर कोण डी कोण बी का योग अगर 180 डिग्री आता है तो जरूरी नहीं है कि वह एक समांतर चतुर्भुज ही हो। इस तरीके से आप इसके दो पार्ट करेंगे। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति बनाइए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु उसकी दो सम्मुख कोण, ये आप खुद बना सकते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। ये कैसे करेंगे? जैसे उसके आसन्न कोण, आसन्न मतलब जो एक ही लाइन में दो कोण होते हैं, जैसे कोण ए और कोण बी अगर 180 डिग्री है तो ए और बी हमें क्या दे रखा है? 3x और 2x, तो यानी 5x 180/5 हो जाएगा, तो वो आ जाएगा x हमारा 36 डिग्री। तो हमने a क्या माना था? 3 गुणा 36 108 डिग्री आ गया हमारा a, और b आ गया 2 गुणा 36 72 डिग्री। तो a जो है वो c के बराबर है, यानी दोनों 108 डिग्री आ गए, और जो d है वो b के बराबर है, यानी वो दोनों 72 डिग्री आ जाए। इस तरह से आपके चारों कोण आ जाएंगे, यानी a और d, जो a और b आ गए, a और c आ गए 108 डिग्री, और b और d आ गए 72 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप सारे प्रश्न कर सकते हैं। अगले पेज पे आते हैं बच्चों। ये प्रश्न 6 और 7 आप खुद से कर सकते हैं, ये उदाहरण के जैसे ही है। प्रश्न 8 जो है देखिए, उसमें निम्न आकृतियां गंज और रंध्र समांतर चतुर्भुज हैं, x और y ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में है। अब देखिए इन्होंने ना सबके आगे जैसे गन को देखिए GUNS गन्स, तो इसमें इन्होंने क्या बताया है कि जैसे जो GS है, अब आपको पता है समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, तो देखिए GS जो है वो बराबर है UN के, यानी जो 3x है वो बराबर है 18 के, देखो इसमें लिखा हुआ है उसका, और जो GU है वो बराबर है SN के, यानी 3y - 1 बराबर है 26 के। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो x आ जाएगा 6 और y आ जाएगा 9, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। इसी तरीके से आप ये वाला करेंगे बच्चों, इसमें भी आप वैसे ही करेंगे। OU जो है समांतर, इसमें आपको विकर्ण वाला अप्लाई करना है। इसके अंदर आप विकर्ण नहीं था तो आपने सीधा सम्मुख भुजाओं वाला किया था। अब इसमें आप कैसे करोगे? यानी y + 7 जो है वो बराबर है 20 के, और x + y जो बराबर है वो 16 के, और आप फिर इनको सॉल्व करोगे तो फिर इससे x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब अगला देखिए प्रश्न 9। दी गई आकृति में रिस्क और क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, समांतर चतुर्भुज अगर आप RISK में देखो तो कोण RIS जो है वो RKS के बराबर है, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, वो 120 है तो RIS भी 120 ही होगा। तो कोण OIC क्या होगा? यानी 180 माइनस RIS, रैखिक युग्म दोनों मिलाकर 180 बना रहे हैं, तो कोण OIC हो जाएगा 180 - 120, यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, अब और जो समानांतर चतुर्भुज क्लू है CLUE, उसमें जो CE है वो CE रेखा जो है वो समांतर है LU रेखा के, और एक तिर्यक रेखा SCL है जो प्रतिच्छेद कर रही है। तो कोण ICU ICO बराबर होगा कोण CLU के, क्योंकि संगत कोण, संपूरक कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ICO भी हमारा क्या आ जाएगा? 70 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें एंगल L दे रखा है 70 डिग्री, तो ICO भी 70 डिग्री आ जाएगा। अब ये एक त्रिभुज है, ये देखो बच्चों, ये जो है OIC, ये एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज OIC में कोण योग गुणधर्म क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कोण IOC प्लस कोण OIC प्लस कोण ICO बराबर होंगे 180 डिग्री के। तो इन दोनों को रख देंगे, IOC हमें निकालना है, यानी कि x हमें निकालना है, तो बीच वाले का जहां पर हमें x निकालना है, बीच जहां पे ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु को हमने O पॉइंट दिया है। तो कोण IOC प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री 180 डिग्री, इसको इसमें से माइनस कर देंगे 180 में से इन दोनों को, तो x आ जाएगा, यानी कोण IOC आ जाएगा 50 डिग्री। इसी तरह से आप प्रश्न 10, 11, 12 अपने आप कर सकते हैं बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ 3.5 कुछ विशिष्ट समांतर चतुर्भुज 3.5.1। अब हम कुछ और अलग तरीके के समांतर चतुर्भुज देखते हैं। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज पतंग
जो एक समांतर चतुर्भुज नहीं है की विशेष स्थिति के रूप में हमें एक समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस, जिसको हम इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं, जो एक समांतर चतुर्भुज भी है, प्राप्त हो सकता है। इन्हें कीजिए। आपके द्वारा कागज से काटकर पहले बनाई गई पतंग का ध्यान करें। आपने पहले भी ये वाली एक्टिविटी आपने पहले भी करी है। पतंग काट, काइट कट और समचतुर्भुज काट, रोम्बस कट। जब आप ABC के अनुदिश काटकर खोलते हैं तो आप एक पतंग प्राप्त करेंगे। यहाँ पर लंबाई AB और BC अलग अलग थी और यदि आप AB बराबर BC खींचते हैं तो प्राप्त की गई जो पतंग आएगी वो एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब बच्चों एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसमें सभी गुण समांतर चतुर्भुज के जितने भी गुण आपने करे हैं वो सब समचतुर्भुज में भी होंगे। स्मरण कीजिए कि अगले पृष्ठ पर देखिए, स्मरण कीजिए कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। पतंग की स्थिति में ऐसा नहीं होता। देखिए बच्चों, ये जो आकृति बनी है, इसके साइड में जो आकृति बनी है वो देखिए। पतंग जो आपने की थी वो देखिए, ये जो बीच में से लाइन आ रही है और ये जो लाइन इधर जा रही है, तो इसकी भुजाएं तो बराबर थी। जैसे नीचे वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा दोनों इसकी भुजा बराबर है, लेकिन जो दोनों बीच के विकर्ण हैं वो बराबर नहीं है। बीच वाला बहुत लंबा है, नीचे वाला थोड़ा छोटा है, तो आपस में एक दूसरे को सेम पॉइंट पे नहीं काटती। लेकिन समचतुर्भुज कैसा होता है, जो इसके साथ वाली बिंदु है। देखो इसमें चारों भुजाएं भी बराबर हैं, विकर्ण जो है वो बीच में दोनों को परस्पर लंब होते हैं। लंब मतलब कि एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। समचतुर्भुज एक चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। क्योंकि समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज भी होती है। अतः एक समचतुर्भुज में एक समांतर चतुर्भुज और एक पतंग के सभी गुण विद्यमान होंगे। उनकी सूची तैयार करने का प्रयत्न कीजिए। अब आप अपनी सूची पुस्तक में दी गई जांच सूची के साथ मिलाकर पुष्टि कर सकते हैं कि क्या बच्चों की एक समचतुर्भुज का सबसे उपयोगी गुण उसके विकर्णों का होता है। विकर्णों का मतलब कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। परस्पर लंब भी होते हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, और समद्विभाजित मतलब कि एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटते हैं, बराबर बराबर काटते हैं। इन्हें कीजिए। समचतुर्भुज की एक प्रतिलिपि लीजिए। पेपर को मोड़कर जांच कीजिए कि क्या प्रतिच्छेदी बिंदु प्रत्येक विकर्ण का मध्य बिंदु है। आप एक सेट स्क्वायर के किनारे का उपयोग करके जांच कर सकते हैं और वे एक दूसरे को समकोण पर ही प्रतिच्छेद करते हैं। तर्क वितर्क चरणों का उपयोग करके यहाँ एक खाका तैयार दिया गया है जो इस गुण की पुष्टि करता है। जैसे आप देखिए बच्चों, ये जो आकृति दी गई है 3.35 ABCD एक समचतुर्भुज है। आकृति 3.35 में, अतः ये एक समांतर चतुर्भुज जो समचतुर्भुज होगा उसमें समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होंगे जो आपने अभी पढ़े हैं ऊपर। चूंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे को बराबर बांटते हैं, तो OA जो है वो बराबर होगा OC के और OB जो है वो बराबर होगा OD के। चूंकि AO बराबर होगा CO के और AD बराबर होगा CD के, OD बराबर होगा OD के। क्यों बच्चों, इनके आगे क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि जो इसके विकर्ण है वो आपस में एक दूसरे पर लंब होते हैं और समद्विभाजित करते हैं। हमें यह सिद्ध करना है कि M कोण AOD बराबर होगा M कोण COD के बराबर होगा 90 डिग्री। मैंने अभी आपको बताया परस्पर लंब होता है। कैसे? SAS सर्वांग समता प्रतिबंध में ये देखा जा सकता है। अगर आप इस कोण के ऊपर ऐसे मोड़ कर रखें, आप इसको एक कागज पे बनाएं और उसको ऐसे मोड़ें, तो वो बिल्कुल एक के ऊपर एक परफेक्ट बिल्कुल वैसे का वैसे ही आएगा। जैसे मैंने आपको बताया, माचिस की डिब्बी अगर आप लें, उसको ऊपर दूसरी माचिस की डिब्बी रखें तो वो बिल्कुल साइज में सेम ही होगी। ऐसे इसी को बोलते हैं हम सर्वांग समता का प्रतिबंध। तो कोण AOD सर्वांग समता इक्वल है, बिल्कुल बराबर है त्रिभुज COD के। तो अतः M कोण AOD बराबर होगा M कोण COD के, क्योंकि AOD कोण और COD कोण रैखिक युग्म बनाते हैं। इसलिए M कोण AOD बराबर होंगे M कोण COD किसके बराबर होंगे बच्चों?
90 डिग्री के। मैंने आपको ऊपर भी समझाया कि ये बीच में एक दूसरे पर लंब होते हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। चलिए हम उदाहरण करते हैं। उदाहरण 7, RICE एक समचतुर्भुज है। आकृति में देखिए 3.36, x, y, z का मान ज्ञात कीजिए और अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पुष्टि भी करनी है आपको। आकृति में देखिए 3.36, इसमें RICE एक समचतुर्भुज है और आपको x, y, z निकालने हैं। तो x क्या है? x क्या है बच्चों? OE। OE हमारा x है। y क्या है? OR। और z क्या है? समचतुर्भुज की भुजा। ये भुजा है इसकी। तो OE किसके बराबर है? OE किसके बराबर है? OI के, क्योंकि एक दूसरे को विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो x आ गया 5, ये OI 5 है तो ये OE भी 5 ही होगा, तो x आ गया 5। अब y क्या है? OR। OR किसके बराबर है? OC के। क्यों? क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब OC बराबर है 12 के, तो OR भी 12 ही होगा, यानी y आ गया 12। और z कैसे निकालेंगे? z क्या है? समचतुर्भुज की भुजा है, और इस समचतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, समान माप की होती हैं। अगर ये 13 है तो z भी 13 होगा। इन सब के आगे लेकिन आपको पुष्टि भी करनी है। आपको ऐसे कोष्टक में लिखना है, प्रश्नावली में भी आपको ऐसे कोष्टक के अंदर लिखना है जो इन्होंने ऐसे कोष्टक में लिखा है। अब हम समझते हैं कि आयत क्या होते हैं। 3.5.2 आयत। आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समान माप के होते हैं। आकृति 3.37 में देखिए, मतलब सभी कोण x x x x, ये चारों कोण इसके समान माप के होंगे। इस परिभाषा का पूर्ण अर्थ क्या है? इसकी चर्चा आप अपने मित्रों के साथ कीजिए। यदि आयत समकोणिक हो तो प्रत्येक कोण का माप क्या होगा? मान लीजिए प्रत्येक कोण का माप x डिग्री है, तो यानी 4x डिग्री, क्योंकि चारों का माप कितना है? 360 डिग्री। तो x कितना आ गया? 90 डिग्री। यानी आयत के चारों कोण लंब होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो हम नेक्स्ट अगले पेज पे आते हैं बच्चों। अतः आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री का। अतः एक आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें प्रत्येक कोण समकोण होता है। एक समांतर चतुर्भुज होने के कारण आयत की सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सारे समांतर चतुर्भुज के गुण आ गए। कौन से? भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण अलग अलग लंबाई के हो सकते हैं, परंतु आयत के विकर्ण बराबर माप के ही होते हैं। समचतुर्भुज के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन समान के जो होते हैं आयत के, वे सेम ही होते हैं। गुण क्या पता चला? कि आयत के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। देखिए ये 3 आकृतियां दी गई हैं, 3.38, 3.39 और 3.40। तो इसमें इन्होंने एक चतुर्भुज बनाया है और उस चतुर्भुज से इन्होंने 2 त्रिभुज बनाए हैं। उसी के अंदर से 2 जो त्रिभुज बन रहे हैं उसको इन्होंने अलग अलग बनाया है। इसकी जांच आसानी से हो सकती है। यदि ABCD एक आयत है आकृति 3.38 में, तो त्रिभुज ABC और ABD को अलग अलग आकृति में देखने पर हमें प्राप्त होगा कि त्रिभुज ABC सर्वांग समता यानी बिल्कुल इसके बराबर होगा। इसकी जो भुजा AB है वो बराबर होगी AB भुजा के, और जो भुजा BC है वो बराबर होगी AD भुजा के। यही हमारा सर्वांग समता का रूल होता है बच्चों, कि इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर है। एक के ऊपर एक पूरा का पूरा त्रिभुज एक के ऊपर एक आएगा रखने में। और M कोण A बराबर होगा M कोण B के 90 डिग्री। तो SAS प्रतिबंध से सर्वांग समता होती है। अतः AC जो है वो बराबर होगा BD के। इन सब के कोष्टक में आप लिखेंगे इसका रीजन, कि क्यों, क्या रीजन है। और एक आयत में विकर्ण समान लंबाई के होने के अलावा एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। ठीक है बच्चों। उदाहरण 8 करते हैं। RENT एक आयत है। आकृति 3.41 में देखिए 41 में। इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर काटते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए यदि OR 2x+4 है और OT 3x+1 है। तो हल क्या है बच्चों? OT रेखा जो है वो TE का आधा है, तो OR रेखा विकर्ण LN का आधा है। तो यहाँ पर विकर्ण बराबर लंबाई के हैं। क्यों? क्योंकि आप लिखोगे समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
तो अतः उनके आधे भी बराबर होंगे, यानी 3x जमा 4 जो है वो बराबर होगा 2x जमा 4 के। तो इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे आपने पिछले वाले अध्याय में भी किया है, अध्याय 2 में। तो इसका सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x बराबर 3। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे जो है वर्ग। 3.5.3 वर्ग। वर्ग एक आयत होता है, इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब यह है कि एक वर्ग में एक आयत के सभी गुण होने के साथ साथ अतिरिक्त गुण और भी होता है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। आयत में आपने क्या पढ़ा कि उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत इसमें वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग के विकर्ण आयत के विकर्ण की तरह ही बराबर लंबाई के होते हैं। इसके विकर्ण जो होते हैं, जो बीच में से काटते हैं इसको, वो भी बराबर लंबाई के होते हैं। एक आयत के विकर्णों का एक दूसरे पर लंब होना अनिवार्य नहीं होता। जांचिए, किसी वर्ग में विकर्ण, वर्ग में क्या होता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, बराबर लंबाई के होते हैं, तो वर्ग एक आयत भी है। एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री पर काटते हैं। समद्विभाजित इक्वल भागों में बांटते हैं, बराबर भागों में। इस प्रकार हमें निम्नलिखित गुणधर्म प्राप्त होता है। क्या गुण? कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए आप, जैसे BELT एक वर्ग है जिसमें BE बराबर होगा EL के बराबर LT बराबर TB, और कोण B, कोण E, कोण L, कोण T समकोण होंगे, और BL ET के बराबर होगा, और रेखा BL बराबर होगी, पैरेलल होगी ET के, और OB बराबर होगा OL के, और OE बराबर होगा OT के। अब हम अगले पेज पे आते हैं बच्चों। इन्हें कीजिए। एक वर्गाकार शीट माना PQRS लीजिए, जैसे इस आकृति में ली गई है 3.42 में। दोनों विकर्णों के अनुदिश फोल्ड करके इसको ऐसे फोल्ड कीजिए। क्या इसका मध्य बिंदु समान है? हाँ बच्चों, समान ही आएगा। आप ये अपने आप कर सकते हैं। सेट स्क्वायर का प्रयोग करके जांच कीजिए, क्या O पर बना कोण 90 डिग्री का है, जो ऊपर गए गुणधर्म को सिद्ध करता है? हाँ, वो 90 डिग्री का ही आएगा। आप इसको खुद सेट स्क्वायर से करके देखिए। तर्क वितर्क की सहायता से हम इसकी जांच कर सकते हैं। ABCD एक वर्ग है जिसके विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। आकृति 3.43 में देखिए। OA बराबर है OC के। क्यों? क्योंकि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसके जो अंदर के विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। SSS सर्वांग समता प्रतिबंध के अनुसार क्या होता है, जो त्रिभुज AOD है वो सर्वांग समता के अनुसार बराबर होगा त्रिभुज COD के। तो M कोण AOD बराबर है M कोण COD के, परंतु ये कोण रैखिक युग्म बनाते हैं, अतः प्रत्येक कोण रैखिक युग्म मतलब 180 डिग्री के होते हैं, तो प्रत्येक कोण समकोण होगा। अब हम आते हैं प्रश्नावली 3.4 पर। आपको ये सब बताना है बच्चों। पहला प्रश्न देखिए, बताइए कथन सत्य है या असत्य। ये तो बहुत ही आसान है बच्चों। पहला प्रश्न ये आप खुद कर सकते हैं। जैसे इसका A पार्ट देखिए, सभी आयत वर्ग होते हैं। आपको पता है वर्ग तो आयत होते हैं, पर आयत वर्ग नहीं होते, क्योंकि वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत की आमने सामने वाली भुजाएं होती हैं। तो सभी आयत जो हैं वो वर्ग नहीं होते हैं, ये असत्य है। इसी तरीके से दूसरा देखिए, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। हाँ, होते हैं, ये सत्य है। अभी भी आपने पढ़ा कि जितने भी समचतुर्भुज होते हैं उसमें समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, तो यह सत्य है। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। हाँ, वर्ग आयत होते हैं, पर आयत वर्ग नहीं होते, तो इसके जो C पार्ट है वह भी सत्य है। इस तरीके से आप सारे प्रश्न, इसका पहला पार्ट सारे कर सकते हैं H तक। उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो कौन से चतुर्भुज होते हैं जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं? या तो वे वर्ग होते हैं या समचतुर्भुज होते हैं। जिसमें 4 समकोण हो, वो कौन से होते हैं बच्चों? जिसमें चारों समकोण होते हैं, जिसमें चारों कोण, समकोण मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो या तो वो वर्ग होंगे या वो आयत होंगे। वर्ग और आयत में चारों कोण जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तीसरा देखिए, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। क्यों चतुर्भुज है वर्ग? क्योंकि इसकी 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए वर्ग की 4 भुजाएं हैं, इसलिए ये एक चतुर्भुज है।
अब दूसरा बताइए कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि एक वर्ग की सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। यह एक समचतुर्भुज है। हाँ, क्योंकि इसमें समांतर चतुर्भुज के भी सभी गुण होते हैं, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है, चारों भुजाएं समान होती हैं, सेम लंबाई की होती हैं, तो इसलिए ये एक समचतुर्भुज है। एक आयत है, एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण समकोण है। तो प्रत्येक कोण समकोण किसका होता है? आयत का। तो वर्ग एक आयत भी है। एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बताइए बच्चों, वे कौन सा होगा? जिसके विकर्ण या तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, या सम, या वर्ग, या आयत, कोई भी हो सकता है। एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित करते हैं, वे कौन सा होगा? समचतुर्भुज या वर्ग बराबर माप के हों, जिसके सभी विकर्ण बराबर माप के होते हैं। कौन से? या तो वह वर्ग होगा या आयत हो सकता है। तो इसी तरह से आप इसके सारे प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न 6 देखिए बच्चों, ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे बिंदु O बिंदु A, B तथा C का समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई हैं। ये इन्होंने एक विकर्ण बनाया है बीच में, और ये आपको सिर्फ ABC को देखिए बच्चों। ये देखिए बच्चों, अगर हम डॉट 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 करके जो इन्होंने त्रिभुज दिया है ABC, जैसे इन्होंने डॉट डॉट करके इसको D तक ले गए हैं और ऐसे A, D और C को इन्होंने इस तरीके से मिला दिया है, तो इसमें अगर हम देखें तो OA OC के बराबर आता है और OB OD के बराबर है, परंतु AC जो है वो BD के बराबर है। तो OA OB के बराबर है। अगर हम AC का आधा करें, इसलिए आधा हाफ ऑफ AC बराबर होगा हाफ ऑफ BD के, तो या OA OB के बराबर है, OA बराबर है OB के, जो कि OC के भी बराबर है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि O बिंदु जो है वो A, B और C से बराबर दूरी पर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। एक राजमिस्त्री एक पत्थर की पट्टी बनाता है, वह इसे आयताकार बनाना चाहता है। कितने अलग अलग तरीकों से उसे यह विश्वास हो सकता है कि यह पट्टी आयताकार है? देखिए, इसके 3 रीजन हो सकते हैं। पहला, यदि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी तब वह आयताकार होगा। यदि उसके विकर्ण बराबर होंगे तब वह आयताकार होगा। यदि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा तो वह आयताकार होगा। यानी आयताकार के तीनों गुण, आयत के तीनों गुण आपको इसमें लिखने हैं। अब दूसरा देखिए, वर्ग को आयत में के रूप में परिभाषित किया गया था जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या हम इसे समचतुर्भुज के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं जिसके कोण बराबर माप के हों? इस तथ्य को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए कि हाँ, हम समचतुर्भुज के रूप में वर्ग को परिभाषित कर सकते हैं। एक समचतुर्भुज जिसके कोण बराबर माप के होते हैं वर्ग है। क्यों? क्योंकि कोण बराबर माप के होते हैं, तो प्रत्येक कोण कितने का होता है? लंब होते हैं, यानी 360 डिग्री बटा 4। चारों कोणों का माप जो है वो 360 होता है, तो 4 से भाग करेंगे तो यानी समलंब है, 90 डिग्री आ गया। इसी प्रकार सभी भुजाएं भी बराबर लंबाई की और सभी कोण भी 90 डिग्री के ही हैं, तो इसलिए यह एक वर्ग है। तीसरा देखिए, क्या एक समलंब के सभी कोण बराबर माप के हो सकते हैं? क्या इसकी सभी भुजाएं बराबर माप की हो सकती हैं? स्पष्ट कीजिए। हाँ, जब समलंब के सभी कोण बराबर माप के हो जाते हैं तब वह या तो आयत होता है या वर्ग होता है। और दूसरा भी, हाँ, जब समलंब की सभी भुजाएं बराबर हो जाती हैं तब वह या तो समचतुर्भुज हो जाता है या वर्ग होता है। अब हम अगले पेज पे आते हैं बच्चों। हमने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा, हमने किन किन तथ्यों पर विचार किया है। बेसिकली जो इस वाले पृष्ठ पर लिखा है, ये एक तरीके इस पूरे चैप्टर का सार है। इन जितने भी चतुर्भुजों के बारे में आपने पढ़ा, उन सब चतुर्भुजों की गुण और विशेषताएं इन्होंने लिखी हैं। इस पेज को तो आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना चाहिए, बिल्कुल याद कर लेना चाहिए कि किस चतुर्भुज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं। देखिए, नीचे पूरी सारणी दी गई है जिसमें पूरा लिखकर बताया है चतुर्भुज और गुण। देखिए, समांतर चतुर्भुज, ये इन्होंने यहाँ पे इसकी रेखा खींची है, इसके पूरा ड्रॉ किया है। समांतर चतुर्भुज ABCD और बीच में इसको O से काटा है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है।
ठीक है बच्चों, आमने सामने की भुजाएं हैं जो हैं वो बराबर होती हैं। क्या क्या गुण होते हैं देखिए। पहला गुण, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं आमने सामने वाली। सम्मुख कोण बराबर होते हैं आमने सामने वाले कोण, यानी कोण ए कोण सी के बराबर है, कोण बी कोण डी के बराबर है। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण मतलब जो AC विकर्ण है और जो DB विकर्ण है, जो O बिंदु पे काट रहे हैं, तो AO जो है वो बराबर है OC के और DO जो है वो बराबर है OB के। इसका मतलब होता है समद्विभाजित करना। दूसरा देखिए, समत्रिभुज, समचतुर्भुज। तो इसका भी इन्होंने बनाया PQRS, एक डायगोनल एक बना दिया इन्होंने चतुर्भुज। एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं। तो इसमें क्या होता है देखो, सभी भुजाएं बराबर है, यानी PQ भुजा जो है वो QR भुजा के बराबर है और QR भुजा चारों भुजाएं बराबर है, यानी PQ बराबर है QR बराबर है RS बराबर है SP की। इसमें समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं और विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। विकर्ण मतलब अगर इसके बीच में हम ऐसे विकर्ण बना दें, लंबी लाइन बना दें जो बीच में O पर काटें, तो वो चारों विकर्ण जो आएंगे वो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अगला देखते हैं बच्चों, आयत, एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण समकोण होता है। आयत क्या होता है? जिसमें एक कोण समकोण होता है। गुण देखिए, इसमें समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। प्रत्येक कोण समकोण होता है और विकर्ण बराबर माप के होते हैं। वर्ग देखिए, एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं। वही सेम समचतुर्भुज के जैसे सारी भुजाएं बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज तथा आयत के सभी गुण विद्यमान होते हैं। जो ये आपने ऊपर पढ़े, ये सब गुण आयत के, ये सभी गुण वर्ग में होते हैं। पतंग, एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन्न भुजाओं का युग्म बराबर होते हैं। आसन्न मतलब सामने वाली भुजाएं। ये पतंग बनाई है इन्होंने, यानी ये वाली AB भुजा जो है वो AD भुजा के बराबर होगी। देखो इन्होंने ऐसे लाइन बनाई है बीच में, और BC भुजा जो है वो DC भुजा के बराबर होगी। इसमें इन्होंने दो लाइन बनाई है, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। इसमें विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, सेम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। केवल एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। सिर्फ एक विकर्ण बराबर होता है, दोनों विकर्ण समद्विभाजित नहीं करते। सिर्फ एक ही विकर्ण, मतलब एक विकर्ण तो बीच में से काटता है लेकिन दूसरा बराबर नहीं होता, सिर्फ एक ही विकर्ण बराबर होता है। आकृति में M कोण B बराबर होगा MD के, परंतु M कोण A जो है वो बराबर नहीं होता M कोण C के। तो ये हमने अध्याय 3 जो है वो पूरा समाप्त कर दिया बच्चों, जिसमें हमने समझा कि चतुर्भुज, अध्याय का नाम क्या था बच्चों? चतुर्भुजों को समझना। हमने इसमें चतुर्भुजों के बारे में पढ़ा कि चतुर्भुज क्या होते हैं, बहुभुज समझा हमने, अलग अलग तरह की चतुर्भुजों के बारे में पढ़ा, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत, इन सब के बारे में हमने समझा, किसकी कितनी भुजाएं होती हैं, किसके कोण कैसे होते हैं। सर्वांग समता के बारे में पढ़ा हमने कि कैसे एक चीज दूसरे के ऊपर पूरी की पूरी आ जाती है, तो उसको हम सर्वांग समता बोलते हैं। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप ऑडियो को एक दो बार सुनेंगे तो आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा, और प्रश्नावली भी मैंने आपको अच्छे से समझाई है, तो आपको पूरा अध्याय अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से पूरा अध्याय समझ में आएगा। धन्यवाद बच्चों।